हेलो एवरीवन। मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। देखिए, आज से हम जटैन क्लासेस पे नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम जो हमारे पास सैंपल पेपर्स होंगे या जो गेस्ट पेपर होते हैं उनके अंदर जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं केमिस्ट्री के 2023-24 के जितने भी हैं उन सबको हम बारी बारी सोल्व करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, जो सीबीएसई ने 2023-24 का सैंपल पेपर जारी किया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम पे 2023-24 का सैंपल पेपर है सीबीएसई का। बहुत ही अच्छा लेवल सीबीएसई ने सैंपल पेपर के अंदर दिया है। आप ये मानकर चलिए कि जो फाइनल पेपर होगा सीबीएसई का केमिस्ट्री का उसका लेवल इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं इस पूरे सैंपल पेपर को सोल्व करने की। 31 दिसंबर है आज। टाइम देख लेते हैं, हमारे पास हुआ है 8 बज के लगभग 25 मिनट रात के इस टाइम पे। तो चलिए सोल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये क्वेश्चन पेपर मैंने पहले सोल्व कर रखा है, आपको सोल्व करवाते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए भाई। तो आप अगले लगभग 2.5 घंटे, आप 2.5 से 3 घंटे आप मेरे साथ बने रहेंगे पेशेंस के साथ। चीज़ें आपको क्लैरिफाई करवाई जाएंगी, सभी की सभी चीज़ें, और बताया जाएगा कि उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें कि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए भाई, इसमें सबसे पहला है, आ गया हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन। सोल्व करेंगे पेजेस के ऊपर, आप ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। देखिए, जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हमारे पास किसके ऊपर? नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। जितने ज़्यादा आयंस होंगे हमारे पास उतनी ही कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर है? चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, यहाँ पर 0.01, यहाँ 0.1 मोलर, यहाँ 0.1 मोलर। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यदि एसिड की ही कंसेंट्रेशन कम है तो बच्चे H प्लस आयन भी तो कम होंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे? कम। अब आते हैं इन दो ऑप्शंस पे कि इनमें से करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए, जो HCl है हमारे पास 0.1 मोलर, जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट 0.1 मोलर जो एसिटिक एसिड है वो कैसा एसिड है हमारे पास? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो जल्दी आयनाइज हो जाता है। तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर 0.1 मोलर HCl में ज़्यादा होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास आता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास? A प्लस बी हमें दे रखा है, डाइल्यूट NaOH डाल रखा है इसमें। देखिए, A प्लस बी के अंदर इन्होंने क्या डाल रखा है? डाइल्यूट NaOH। पहले आप खुद से सोचिए कि डाइल्यूट NaOH का यूज कहाँ होता था। तो एक रिएक्शन आती है आपके पास, वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास किसका यूज किया जाता था? डाइल्यूट NaOH का। एक बार मैं एल्डोल सिंपल कंडेंसेशन आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, लेट मी सोल्व इट फॉर यू। मान लीजिए आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, सिंपल एल्डिहाइड है। इसके साथ दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अल्फा H होनी जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन में। आपको क्या करना है, इसकी जो H है ना, ये अल्फा H, ये वाली H, ये यहाँ भेजनी है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से मिलकर? CH3C, O पे H लग जाएगा, O पे H, और ये CH एज इट इज रहेगा। यहाँ CH2 रह जाएगा क्योंकि एक H यहाँ चली गई है ना, तो CH2, फिर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ से ना वाटर लॉस होता है, फिर यहाँ से OH और यहाँ से H चली जाती है, और फाइनल आंसर आता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। मतलब कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ये आएगा, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, वाटर विल बी लॉस्ट। अब होता क्या है, देखिए हमारे पास इसमें आते हैं। देखो, अब इससे यदि मैं ये पूछूं आपसे, ये कैसे बनाओगे प्रोडक्ट से, आप रिएक्टेंट कैसे बनाओगे? तो आप देखो, डबल बॉन्ड है ना बच्चे, जहां पर डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दोगे, आसानी से कर दोगे ब्रेक। डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट साइड में CH, उसके साथ O लगा दोगे, तो आंसर आ गया CH3CHO। देखो CH3CHO, और ये क्या बच गया है?
CHO तो है ही और यहाँ CH3 और आ जाएगा, तो ये भी क्या बच गया CH3CHO, ये भी क्या बच गया CH3CHO। अब सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को कि ये कैसे होगा हमारे पास। देखो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर बच्चे, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दे रखा है यहाँ पर, बेंजीन है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, C डबल बॉन्ड है और फिर से क्या लगा रखा है यहाँ पर, बेंजीन लगा रखा है। तो मैंने क्या कहा था अभी अभी, डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, ब्रेक, इसके साथ क्या लगा देंगे, O। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ये बेंजीन CHO प्लस में ये CH3 बन जाएगा यहाँ पर CH3CO, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बेंजीन। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए आना चाहिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड और बी आना चाहिए हमारे पास एसीटोफिनोन। तो देखो ये किस ऑप्शन में है हमारे पास, तो ये है सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है, सी पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर, सी आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पे, द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखिए आप याद रखना, हमारी बॉडी में वो विटामिन स्टोर हो सकते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। जनरली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं पानी के अंदर डिजोल्व होकर। तो फैट में सोल्यूबल विटामिन कौन से आते हैं, आप याद रखेंगे, आपको याद दिला दूं मैं, कीड़ा, कीड़ा से इसको याद करते हैं बच्चे। किससे याद करते हैं, कीड़ा, ठीक, कीड़ा, KEDA। तो KEDA देखो किस ऑप्शन में है, KEDA। तो आंसर क्या आ जाएगा इस थर्ड क्वेश्चन का, डी आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergoes iodoform reaction to give this and yellow precipitate of this। मतलब हमें बताना है कि हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवानी है। आयोडोफॉर्म में क्या डालते हैं हम, NaOH और आयोडीन डालते हैं, नहीं डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने के बाद ना ये बन रहा है हमारे पास, तो इसको ओपन करके देख लें, CH3 CH डबल बॉन्ड C इस तरह से, और C पे लगा हुआ है CH3, देखो CH3, फिर है COONA, ये बन रहा है प्लस में CHI3 बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, CHI3। क्लियर है। तो आयोडोफॉर्म की थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको, जिस भी कीटोन के अंदर COCH3 ग्रुप होता है एल्डिहाइड के अंदर, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब आप देखो इसमें CO तो ये रहा, देखो ये रहा CO, मतलब जो ONA है ना, इसकी जगह में CH3 लगाना है बस। क्या लगाना है, CH3। तो रिएक्टेंट बना इसका क्या आएगा, CH3 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो CO को मैंने ओपन करके क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ क्या लगा दिया मैंने, CH3, और यहाँ पर मिथाइल तो लगा ही हुआ है। इसका मतलब यदि आप इसकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाने जाओगे बच्चे, तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा हमारे पास। क्लियर है कहानी यहाँ पर। अब इसका IUPAC नाम करना पड़ेगा आपको, क्या है तो चेक करें। लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे आप, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5। अब देखो 5 के लिए क्या वर्ड यूज होता है बच्चे, पेंट। क्या वर्ड यूज होता है, पेंट। 3 पे इन है, 3 पे है इन, 2 पे ओन है तो 2 पे है ओन, और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा ये। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 3 मिथाइल पेंट 3 इन टू ओन, 3 मिथाइल पेंट 3 इन टू ओन मतलब ए। तो इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई ये आपको ध्यान रखने की बात है, नोट करेक्ट पूछा है। कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में सोचते हैं कि करेक्ट कौन सा इनमें से वही बता दो, तो नहीं भाई यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा है। इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग। बिल्कुल है भाई, यहाँ पर यदि मैं हेलोजन लगा दूं तो इसका लोन पेयर बताइए रेजोनेंस में है या नहीं, ये बिल्कुल है भाई, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। बी, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा इसके लिए आपको, CH3 CH2 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ही रिएजेंट ऐसा है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में, मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल सही है भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगली बात में ये बोल रहे हैं नॉन पोलर है ये नेचर में, नहीं भाई, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और जहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो वो बॉन्ड होता है बच्चे पोलर। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, नॉन पोलर। तो हमें गलत आंसर बताना है ना, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर बी।
चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th के बाद बच्चे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, मैच द प्रॉपर्टीज विद द 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम होते हैं, ये इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं, देखो राइट साइड में यहाँ पर। अब इन 3 कॉलम को हमें इनके साथ मैच करना है, ठीक है। देखिए इनमें से ऑप्शन में यदि आप देखोगे RQP है, RSP है, PQR है, SRP है, इसका मतलब इनमें से कोई 3 ही चूज करने हैं हमें, चौथा बच जाएगा इसके अंदर, ठीक है। लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सबसे कम इंथैल्पी है किसकी, एटमाइजेशन की। मान लो आपको इससे समझ में नहीं आ रहा, ठीक, तो आप सेकंड पे चलो। सोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भाई जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इवन मैग्नीज तो +7 भी शो कर देता है, आपने +2 भी देखी होगी, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज। तो इसका मतलब सेकंड तो हमारा जाएगा क्यू के साथ। सेकंड किसके साथ जाएगा, क्यू के साथ। ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जो क्या नहीं बनाती हमारे पास है, कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाती है। तो सोचो भाई कलर्ड कंपाउंड कौन सी मेटल नहीं बनाएगी हमारे पास, तो जनरली जो स्कैंडियम होती है बच्चे, स्कैंडियम वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाती, क्योंकि स्कैंडियम ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगी आपको आसानी से, और स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेती है। कौन, स्कैंडियम। तो इसका मतलब हमारे पास जो थर्ड है वो किसके साथ जा रहा है, पी के साथ। अब लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, इसका मतलब क्या है, मतलब जिसको तोड़ना आसान हो, जिस मेटल को तोड़ना आसान हो। तो आपने पढ़ा होगा जो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है, तो जिंक को तोड़ना बहुत आसान होता है। तो फर्स्ट जाएगा किसके साथ, जिंक के साथ। फर्स्ट किसके साथ जाएगा, जिंक कौन से में है, आर के में। तो फर्स्ट जा रहा है आर के साथ, सेकंड जा रहा है क्यू के साथ, थर्ड जा रहा है पी के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 6th का ए। क्या आंसर आ जाएगा, ए। क्लियर है। चलिए भाई 7th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी समझ लेते हैं भाई क्या है। मोलिकुलैरिटी क्या होती है बच्चे, कि किसी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल या एटम या आयन आपस में टकरा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, तो वो कहलाती है मोलिकुलैरिटी। क्या कहलाती है वो, मोलिकुलैरिटी। अब बताओ, आप खुद सोचो, कभी आधा मोलिक्यूल टकरा सकता है क्या, तो मोलिकुलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती बच्चे। आपसे कही कि कोई आधा मोलिक्यूल टकरा गया, तो भाई पूरा मोलिक्यूल टकराएगा या नहीं टकराएगा। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0 और अ फ्रैक्शन, भाई ये गलत है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मोलिकुलैरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ भाई, जो बड़ी रिएक्शन है ना, जहाँ पर भाई 4 या 4 से ज़्यादा मोलिक्यूल टकरा रहे हैं, वहाँ पर मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं होती। पहले ही बता दूं मैं भाई आपको बच्चे, मोलिकुलैरिटी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती। तो इसका मतलब बी इन्होंने सही लिखा है, लेकिन हम सी डी पे भी जाएंगे, एक बार चेक करेंगे क्या है। मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ना भाई ना ना, ये तो हम सीधा देख कर भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से पता चले, हम सीधा रिएक्शन को देख कर भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे A + B मिलकर P बना रहे हैं, तो बताइए इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी, एक और एक कितनी होगी, 2 है सर इसकी मोलिकुलैरिटी। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करना पड़ा हमें। रिएक्शंस विद द मोलिकुलैरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। भाई देखो, जिसकी मोलिकुलैरिटी 3 है वो फास्ट कैसे होगी, आप खुद सोचो ना, 3 मोलिक्यूल इकट्ठे कैसे टकराएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सही लग रहा है हमें वो कौन सा है, बी। तो 7th का आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर बी आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए भैया 8th पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं 8th क्वेश्चन वाले। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सोलवेंट्स C4H8 NH3, देखो इन्होंने आगे प्लस लिखा हुआ है, ये ऊपर पॉजिटिव है बच्चे यहाँ पर, और X नेगेटिव ये है, ये किस में सोल्यूबल है, आप अंदाजा लगाइए ना खुद से। ये बोलिए आयंस इसके अंदर है या नहीं है, देखो पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं बच्चे, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आंसर आ जाएगा वाटर। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। चलिए भाई 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2-फिनाइल इथेनॉल। पहले तो इसको फॉर्मूले को ओपन करना आना चाहिए भाई आपको। 2-फिनाइल इथेनॉल क्या है हमारे पास, ठीक है, लेट अस सी। 2, अच्छा 2 कार्बन लो पहले, तो इसमें इथेनॉल है ना, इथ का मतलब 2 कार्बन, 2 पे फिनाइल मतलब बेंजीन लगाओगे आप यहाँ पर, और ओल का मतलब यहाँ इस पहले कार्बन पे लगाओगे ओल, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है आपको मैं बता दूं, जो ZnCl2HCl होता है ये लुकास रिएजेंट होता है, इसके साथ रिएक्शन होती है हमारे पास। अब बताओ इसके साथ यदि आपको 3 रिएक्शन बताऊं मैं, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल जनरली रिएक्ट नहीं करती लुकास रिएजेंट के साथ।
सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट लगाती हैं और गर्म करने के बाद वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। और जो टर्सरी अल्कोहल होती है वो एट वंस मतलब डालते ही उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। तो अब ये बताइए कौन सी अल्कोहल है, ये है बच्चे प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि देख पता ही चल रहा होगा भाई 12th में हो तो इतना तो पता ही होगा ना ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी तो टर्बिडिटी नहीं आएगी बच्चे, यहाँ पर क्या नहीं आएगी, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब वो जो होते हैं ना प्रेसिपिटेट टाइप से बन जाते हैं, मतलब जैसे पानी में मिट्टी डाल दो आप, इस तरह से नहीं बनेगा यहाँ पर। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड विद इन 5 मिनट्स, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड, तो आंसर बी सही है भाई। 9th का आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी बच्चे, क्या आंसर आ जाएगा, बी। क्लियर है कहानी यहाँ पर। चलिए फिर 10th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 10th पे। तो चलें भाई 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारे पास, लेट्स सी। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 1.5 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन को माना जाता है ए नोट से, वो कितनी है बच्चे, 1.5 मोलर। आफ्टर 120 सेकेंड्स मतलब टाइम दे दिया हमें 120 सेकेंड्स। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज 0.75 मोल, मतलब किसी टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है उसकी, 0.75 मोलर बची हुई है। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, आपको के की वैल्यू निकालनी है बच्चे, के की वैल्यू। इफ इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर के लिए भाई आपको अब के का रेट ऑर्डर पता होना चाहिए, वो मैं बता दूं आपको, ए नोट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी होता है। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू ये होती है। अब ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे, यहाँ पर है 1.5, टी टाइम टी के बाद कितनी बची कंसंट्रेशन 0.75 डिवाइड बाई टाइम आ जाएगा 120 सेकेंड। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो लगभग 0.75 आ जाएगा और आ जाएगा 120। जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे बच्चे तो आएगा 0.00625, ये आंसर आएगा हमारे पास। तो ये आंसर किस में भाई, 0.00625, 00625, 0 पॉइंट इन दो के अंदर है बच्चे। लेकिन इन दो में ना यूनिट मैच करनी है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी भैया, आंसर में फिर सिली मिस्टेक्स होंगी। ये तो यूनिट होती नहीं है जीरो ऑर्डर की, तो आंसर आएगा इसका ए। तो 10th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ए आ जाएगा बच्चे। ठीक है, क्लियर है कहानी। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास कि 11th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एनिजोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, कि एनिजोल ब्रोमीन वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है, इथेनोइक एसिड में भी ब्रोमीन के साथ। इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड, मतलब कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ रही आपको यहाँ पर, FeBr3 की भी जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पर आपको, और ये रिएक्शन आसानी से कर लेती है। अब बच्चों को यहाँ पर दिक्कत पता क्या होगी, बच्चों को तो एनिजोल का ही नहीं पता भाई, यहाँ पर क्या नहीं पता, एनिजोल का ही नहीं पता यहाँ पर, ये क्या एनिजोल है क्या, उसको लिए आप समझो इसके ऑप्शंस में चलो। कई बार ना आंसर ना ऑप्शन में छुपे होते हैं। देखो इन्होंने लिखा है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथोक्सी ग्रुप, इसका मतलब बेंजीन पे मिथोक्सी ग्रुप लगा दोगे ना आप, बेंजीन पे मिथोक्सी मतलब OCH3, तो ये एनिसोल होती है बच्चे। क्या होती है ये, एनिसोल। तो बोलो बेंजीन पे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, OCH3 ग्रुप। तो बताओ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है या नहीं है, और लोन पेयर ये डोनेट करेगा या नहीं करेगा आसानी से। अब आप खुद सोचिए, यदि ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो जो रिंग है ना बेंजीन रिंग, ये एक्टिवेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, यस और नो, क्या हो जाएगी, रिंग एक्टिवेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा ना रिंग पे। और इस एक्टिवेट होने के कारण ही बच्चे हमें यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो मिथोक्सी ग्रुप है उसका जो लोन पेयर है वो रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारे पास। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथोक्सी ग्रुप, सही है भैया, ये आंसर आ जाएगा इसका 11th का ये आंसर। लेकिन और ऑप्शन भी पढ़ेंगे भैया आपको। ड्यू टू द डीएक्टिवेशन, भाई डीएक्टिवेशन तो कर ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, बट इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देखिए सर आंसर तो सी भी हो सकता है, सी बी मैच होता हुआ लग रहा है ना। सी आंसर बचे हम उस टाइम पे देते यदि आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जाता कि ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या बोलते हो आपको कि सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमीन क्यों लगा हुआ है, यदि ऐसा बोलते तो हम सी आंसर देते। बट इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बस ये बोला है कि ब्रोमिनेशन हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है, रिंग एक्टिवेशन के कारण हो रही है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ना भाई यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन की बात नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे ए। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रेंड ऑफ द विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग ग्राफ,
देखो बच्चे, आप लोग ना, मान लो आपको ये ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आता, आप फिर भी आंसर बना सकते हो बच्चे। यहाँ से आपको बताना है कि किस प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है ग्राफ। पहले तो आपको याद ही होना चाहिए, अब 12th के एंड में आ गए बिल्कुल, लेकिन खुद सोचो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, रेडियस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रेडियस। तो बोलिए किसको, रेडियस को शो कर रहा है, नहीं करा। तो ऑप्शन में देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, एटमाइजेशन ना ना ना, मेल्टिंग पॉइंट ना ना, तो आंसर आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर क्लियर है सर, बिल्कुल। चलो 12वें पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से किसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। तो किसको नहीं मानोगे भाई, यदि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में, बच्चे कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 3d10 4s2। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे जिंक। क्या आ जाएगा, जिंक। चलिए भाई 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। इन क्वेश्चंस को करने में बच्चों को होती है प्रॉब्लम्स, और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉब्लम का सल्यूशन। ठीक है, तो समझिए। असर्शन का मतलब ये है बच्चे, आपको कोई कुछ बात बोलेगा तो आपको वो देखना वो बात उसकी सही है या नहीं है। सही है तो बोल दो असर्शन राइट है, गलत है तो बोल दो असर्शन रॉन्ग है। ठीक है, फिर आपको देखना वो रीजन। फिर रीजन को भी चेक करोगे, पहले तो चेक करोगे कि वो राइट है या रॉन्ग है। राइट है तो राइट वाले ऑप्शन पे जाएं, रॉन्ग है तो रॉन्ग वाले ऑप्शन पे जाएं। फिर ये बात देखो कि जो असर्शन में जो बात बोली गई है उसको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे जैसे किसी ने बोला राम ना श्याम का भाई है, राम श्याम का क्या है, भाई है। ये बात सही है, हमने चेक कर ली, सही है भाई ये बात। फिर उन्होंने बोला क्योंकि राम और श्याम के पापा एक ही हैं। भाई उनका बाप एक है तो दोनों भाई ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो बोलो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं असर्शन को, वो भाई क्यों है, क्योंकि उनके पापा सेम है। समझ रहे हो ना, ऐसे उठपटांग एग्जाम्पल से सीखेंगे भाई, हम क्या कर सकते हैं। चलिए फिर 13th को देख लेते हैं, अब हमारे पास क्या आंसर रहेगा 13 का। भाई पेज तू इधर आ जा, इधर मत जा भाई, आउट न हो आप यहाँ से, बस थोड़ी सी बात रह गई है, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एल्कोहल्स रिएक्ट बोथ हैज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब अल्कोहल दो तरह का काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। ये चेक करेंगे हम इस अल्कोहल से पहले तो। ठीक है, चलो अल्कोहल से पूछते हैं भाई तू क्या सा काम करी। अल्कोहल कहती है कि मेरे पास लोन पेयर है तो मैं अटैक कर सकती हूँ किसी भी न्यूक्लियस पे। ठीक, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। भाई आंसर आएगा यस, वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। फिर अब आप खुद सोचो, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये वाला बॉन्ड, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये किसका काम करेगा बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इसको मैं सिनेरियो समझाता हूं आपको। COH ये बॉन्ड होते हैं अल्कोहल में। यदि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बच्चे और लोन पेयर अटैक कर रहा है तो अल्कोहल काम करती है न्यूक्लियोफाइल का। कब करती है न्यूक्लियोफाइल का, जब OH बॉन्ड टूटेगा। और यदि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये काम करती है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल का कब काम करेगी, जब CO बॉन्ड टूटेगा। तो CO बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, OH बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब दोनों का काम तो करती है ना अल्कोहल, और इसमें यही बात लिख रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि असर्शन सही है, असर्शन इज राइट। ठीक है, रीजन की ओर बात करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बोलिए भाई, अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, किसका काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये कह रहे हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा। नहीं सर, CO बॉन्ड टूटेगा तब तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। तो हमारा जो असर्शन है वो सही है, बट रीजन यहाँ पर आ रहा है रोंग। क्या आ रहा है रीजन यहाँ पर, रोंग। अब इसका आंसर बता देता हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखो आंसर कुछ इस तरह से दिए होंगे, दूसरा पेज लेकर आया मैं इसका। देखो हमारा असर्शन क्या है, सही, बट रीजन क्या है, गलत। यही है ना बात। तो इसमें पहले में देखो, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो नहीं है। A एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्शन, ये भी नहीं है। A इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हाँ भाई ये सही है बिल्कुल। C आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का, कौन से का, 13th का आंसर आ जाएगा C निकल के। चलिए भाई 14th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। भैया आप यदि फोन को छोड़ने की बात करें तो ना 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 ना,
सीबीएसई का सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हैं। आपको बता दें, आप जटैन क्लासेस पे इस टाइम पे बने हुए हैं। लेट अस सोल्व द 14th क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। हाँ भाई, हमने कहीं पर एक रिएक्शन पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो बेंजीन पे यदि CH3 लगा हुआ है और उसमें KMnO4 डाल रखा है OH नेगेटिव के साथ, तो ये इसको उड़ा कर बेंजोइक एसिड बना देता है। पढ़ी थी आप लोगों ने। इवन ये इथाइल बेंजीन को भी ऐसा ही कर देता है, इथाइल बेंजीन के साथ भी ऐसा ही करता है, मतलब KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हमारा एसर्शन निकल के आ रहा है कि वो राइट है। ठीक, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन एट एल्डिहाइड। तो भैया ये बोल रहे हैं कि क्या आप टोल्यूइन को एल्डिहाइड पे रोक सकते हो, ऑक्सीडेशन को CHO पे। आप खुद सोचो, क्या आपने कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी है जिसमें टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता हो? यस यस यस, कोई भी सुटेबल रिएजेंट हो सकता है। हाँ जी सर, हमने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? इटार्ड। बोलो इटार्ड में क्या था? यहाँ पर हम क्या डालते थे? क्रोमाइल क्लोराइड। बच्चे क्या डालते थे? क्रोमाइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या देता था? बेंजल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये जो सेकंड रीजन में बात बोल रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। ये बात सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन एसर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर आएगा नो। तो यहाँ पर क्या आएगा? एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं करा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे बी। 14th का कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। तो चलिए बच्चे 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। ये बात बिल्कुल सही है भाई। आप खुद सोचो, यदि बॉडी में आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? पेप्सिन की ही जरूरत पड़ेगी ना। तो एंजाइम क्या हो गए हैं नेचर में? स्पेसिफिक। तो भाई एसर्शन आप तो सही निकले। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये भी सही है भाई। जो बायोकैटलिस्ट होते हैं उन्हीं को एंजाइम्स बोला जाता है। रीजन भाई आप भी सही हो, लेकिन आप खुद सोचो, क्या एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं इसलिए वो स्पेसिफिक होते हैं क्या नेचर में? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए 16th पे चलते हैं। हमारे पास आता है 16th क्वेश्चन। लेट अस सी। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो आप? प्लीज कमेंट में हमें बताते रहें बीच बीच में, यदि बोर हो रहे हो या नहीं हो रहे हैं। तो 16th पे आते हैं। समझ में आ रहा है तो भाई जरूर बताएं कमेंट में कि यस सर वी आर गेटिंग। और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो भी जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में के अंदर जाकर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एडवेंशन एंड रीजन। इनको नहीं देखेंगे हम, एसर्शन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर सल्फेट में करंट लगा दिया अब की बार। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी होंगे, यहाँ पर सल्फेट आयन भी होंगे बच्चे यहाँ पर, और पानी के भी तो आयन्स होंगे। पानी के आयन्स क्या होते हैं? H+ और OH- आयन। ठीक, इन दोनों में रेस होगी कहाँ पर पहुँचने की? कैथोड पे पहुँचने की। इन दोनों में रेस होगी कहाँ पर पहुँचने की? एनोड पे पहुँचने की। देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। भाई कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी। क्या बोल रहे हैं ये? हाइड्रोजन, अच्छा ड्यूरिंग कॉपर, हाँ भाई हाइड्रोजन गैस को ये कैथोड पे बेच रहे हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कॉपर 2+ और H+ में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो आंसर आएगा कॉपर 2+ का। कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन जीतेगी नहीं रेस, कैथोड पे कौन जीतेगा रेस? कॉपर। तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब तो एसर्शन गलत हो गया यहाँ पर भाई। एसर्शन यहाँ पर क्या हो गया है? गलत। एसर्शन गलत एक ही ऑप्शन में, वो आएगा डी। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए भाई 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है? द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो के की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे यहाँ पर? 60 सेकंड इनवर्स। जो चीज़ें दे रखी है ना वो लिखते चलो। हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो हमें टाइम बताना है बच्चे यहाँ पर। क्या बताना है यहाँ पर बच्चे? टाइम बताना है। टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो A0 है। अब उसको कम करना है बच्चे। क्या करना है? कम करना। और कम करते करते कहाँ ले आना है? उसके 16th पार्ट पे ले आना है उसको। तो AT की वैल्यू क्या आ जाएगी? A0/16 बच्चे। क्या हो जाएगी? A0/16। समझिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को यदि आप A0 मानोगे तो बची हुई कंसंट्रेशन क्या कह रही है? उसकी ना 16वीं, जैसे मेरी 100 रुपए थे मेरे पास, तो अब मेरे पास कितने रहने चाहिए? इसका 16वां हिस्सा बचना चाहिए। 100/16 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो समझो स्टेटमेंट को।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, इसकी 1/16 वैल्यू तक रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। तो बताइए टी का एक्सप्रेशन निकलिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू आ गई बच्चे 60 इनटू में लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बच्चे, यहाँ पर ए नोट है। अब कहाँ तक आना है हमें, ए नोट बाई 16 तक आना है। कहाँ तक आना है, ए नोट बाई 16 तक। ए नोट से ए नोट क्या हो गया कैंसिल, अब 16 चला जाएगा ऊपर तो क्या बच जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 60 इंटू लॉग ऑफ 16 ऊपर जाएगा तो लॉग 16 हो जाएगा। लॉग 16 को मैं लिख सकता हूँ log 4 इंटू में log 4, log m इंटू एन का फॉर्मूला लगाकर अब आप इसको आगे क्या कर लेना बच्चे, सोल्व कर लेना। टाइम आ जाएगा यहाँ पर सेकंड के अंदर, ठीक है बच्चे। सोल्व भैया आप लोग कर लेना खुद से, आगे चल के कैलकुलेशंस बचती हैं अब तो चलिए भाई 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, ए 5% सोल्यूशन ऑफ Na2SO4, तो देना 5% सोल्यूशन है Na2SO4 का इंटू में 10H2 और इसका मोलिकुलर मास दे रखा है 322। ये आइसोटोनिक है बच्चे, किसके साथ, 2% सोल्यूशन के साथ, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये दूसरे वाला कौन है बंदा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसके आयंस नहीं बनेंगे भाई। तो हमें इसका ना मोलिकुलर मास निकालना है। तो पहले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब बोलिए ये तो आयनाइज होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए तो फॉर्मूला आएगा बच्चे पाई इज इक्वल टू ICRT, वेंटो फैक्टर आ जाएगा आई। बट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसके आयंस नहीं बनेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा पाई इज इक्वल टू CRT। लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है क्योंकि आइसोटोनिक दे रखे हैं, तो इसका मतलब मैं लिख दूं ICRT विल बी इक्वल टू CRT, ठीक है। तो ये पाई पाई इक्वल है ना दोनों के दोनों, ठीक है। चलें अब वेंटो फैक्टर देखिए इसके लिए क्या होता है, Na2SO4 जब ब्रेक होगा बच्चे यहाँ से तो दो तो Na पॉजिटिव के आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, तो टोटल 3 आयन मिलेंगे, तो आई की वैल्यू आ गई 3। कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल किसके, इसके, इसका गिवन मास लेना पड़ेगा। इसका गिवन मास है बच्चे 5%, दे रखा हो ना तो 5 लेना है, गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना दे रखा है 322, तो इंटू में आ गया 322, आगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 5% है ना परसेंट, तो इसका मतलब 100 ml में है ये, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई कितनी 100 ml। लीटर में लेनी होती है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा इधर, क्लियर है। अब इसकी कंसंट्रेशन पा रहा हो, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, मोल्स, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास 2% है तो 2 लेना है बच्चे, इसका मास 2 डिवाइड बाई इसका मोलर मास नहीं पता, वही तो सर हमें निकालना है इनटू में इसका वॉल्यूम कितनी लेनी पड़ेगी सोल्यूशन की, फिर से 100 और इनटू में फिर से क्या आ जाएगा 1000, इनटू में टी आएगा भाई, इनटू में क्या आएगा टी आएगा, टेम्परेचर आएगा। टी से टी कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो बताइए यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहाँ पर आ गई m की वैल्यू 2 इंटू में 322 डिवाइड बाई 3 इंटू में 5, आगे आप सोल्व कर लेना, क्लियर है। तो चलिए बच्चे 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर क्लोरो, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ, एक बार क्लोरो कौन सी पोजीशन पे लगाओ मेटा पे, एक बार क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगाओ पैरा पे, ठीक है। इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में आपको इनको अरेंज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, भाई ये रटना पड़ेगा, फिर आएंगे हम किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। हमेशा याद रखिए मेटा पीछे रहेगा दोनों में, क्या रहेगा पीछे मेटा, ठीक है। इनमें सिमेट्री अनसिमेट्री बहुत सारे रीजन होते हैं, पैकिंग का रीजन होता है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमें तो सीधा ऑर्डर बताना है। मेटा क्या रहेगा हमेशा पीछे। यदि आता है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट, क्या आता है मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे याद रखें फिर इसको, देखो कैसे, मेन पैरा होगा, देखो एम से मेन पैरा होगा, मेन पैरा होगा मतलब मेन होगा पैरा, और यहाँ पर मेन होगा ऑर्थो, से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पी है तो यहाँ ओ आ जाएगा, यहाँ ओ है तो यहाँ क्या आ जाएगा पी, हैंस ही ऑर्डर आ जाएगा, मेटा वाला कर लेना आप लोग। 19वें के बी पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोवेरिन्स, तो हेलोवेरिन का मतलब है बेंजीन पे लगी हुई है हेलोजन, हेलोजन में अब की बार क्लोरीन लगा मान लेता हूँ,
इनके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मान लो इसकी मैं Cl2AlCl3 के साथ रिएक्शन करता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब वो जब हम ऑर्थो या पैरा पे कुछ लगाते हैं तो तब की बात बोल रही हैं, ठीक है। अक्कर स्लोली, ये धीरे धीरे होती हैं ये रिएक्शंस। तो क्यों होती हैं? तो इसका रीजन है, देखो क्लोरीन नो डाउट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, रेजोनेंस से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन जो हेलोजन्स होती हैं बच्चे, हेलोजन्स, इनका एक और इफेक्ट होता है, वो होता है माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है हेलोजन्स का। तो आप लोग खुद से सोचिए, यदि क्लोरीन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसका मतलब इंडक्टिव से ये इलेक्ट्रॉन खींच भी तो रही है। अब खींच भी रही है तो इसका मतलब आसानी से यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा हमारे पास, क्या नहीं होगा आसानी से, मतलब रिंग इतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगी। और यदि रिंग इतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगी तो इनकी जो रिएक्शन है वो क्या होती हैं, स्लो। क्लियर है कहानी? चलिए भाई 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ पैरा टोल्यूल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको। मतलब टोलुइन लो आप, टोलुइन, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो CHO, ठीक है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड लो, ये लो भी बेंजल्डिहाइड ले लिया CHO, और पैरा पे लगा दो NO2 ग्रुप। विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके लिए आपको ना एग्जाम्पल समझना पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन का एक अलग से, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो एल्डिहाइड होते हैं ये, और कीटोन होते हैं हमारे पास ये। एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता था? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, क्योंकि भीड़ का फर्क होता था। एक तो देखिए यहाँ पर भीड़ का, दूसरा इस कार्बन के ऊपर चार्ज का भी फर्क होता है बच्चे। किसका ही फर्क होता है? चार्ज का। देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव को ये मिथाइल ग्रुप क्या कर देते थे, प्लस आई इफेक्ट लगाकर कम कर देते थे। कम करने से जो कीटोन है वो कम रिएक्टिव होते थे और एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते थे। अब इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि CO में C के ऊपर चार्ज यदि ज़्यादा है पॉजिटिव तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो कम रिएक्टिव है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पर होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे बच्चे। अब देखो इसके पॉजिटिव चार्ज की बात करनी है हमें, इसके पॉजिटिव चार्ज की। अब मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चे, क्या करता है मिथाइल ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा नाइट्रो वाला। क्लियर है? चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, 20th के सेकंड पार्ट पे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन, एसीटोन होता है बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट्स विद 2,4-DNP रिएजेंट। पहले 2,4-DNP आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन क्या होता है? बेंजीन पे NH2 लगा दीजिए आप, ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसके रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन पे NO2 लगाओ, और कौन सी पोजीशन पे लगाओ? 4th पे। तो ये क्या हो गया बच्चे? 2,4-DNP हो गया है। याद करिए जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं उनकी रिएक्शन थी यहाँ पर, सॉरी अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन थी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा बच्चे, यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर लॉस। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा CH3C CH3। देखो ये वाटर लॉस हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N के साथ बन जाएगा, N के साथ, फिर क्या आएगा? NH, फिर क्या आएगी? बेंजीन रिंग एज इट इज, यहाँ क्या आएगा? NO2, यहाँ क्या आएगा? NO2, हेंस ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ पर? हाँ जी सर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके ही अगले पार्ट पे, बीच में के अगले पार्ट पे। कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मतलब हमारे पास बेंजीन है बच्चे, यहाँ पर बेंजीन, इससे क्या बनाना है हमारे पास? मेटा पे नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसमें देखो पहले बेंजीन का ना बेंजल्डिहाइड बना लो बच्चे। क्या बना लो? बेंजीन का बेंजल्डिहाइड। तो आप क्या करोगे? मैं करवा दूं सीधी की सीधी रिएक्शन, यहाँ पर CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3 के साथ मैं टोलुइन बना दूं भाई। इसकी पहले क्या बना दूं मैं? टोलुइन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ। फिर मैं क्या करवा दूं? CrO2Cl2 के साथ विद हाइड्रोलिसिस, मतलब इटार्ड रिएक्शन करवा दूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चे? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब बेंजल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चे। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है।
अब जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा जो भी यहाँ पर आपको बनाना है। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? हाँ जी सर। इसके चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन है, क्या है, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है हमें बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है बच्चे, बेंजोइक एसिड। देखिए कन्वर्जन में ना आपका कुछ और तरीका भी हो सकता है, लेट मी टेल यू, ठीक है, कोई और तरीका भी हो सकता है, तो टेंशन मत लेना इसमें कि सर ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो भाई मैं यहाँ पर CH3Br के साथ रिएक्शन कराकर विद सोडियम ड्राई ईथर मैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बन जाएगा टोलुइन। और फिर मैं ऊपर एक क्वेश्चन आता है याद हो तो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के MnO4 डाल रहा हूँ और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड। तो चलिए भाई 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प्स इन प्रोसीजर। कि भाई देखो जो DNA की फिंगरप्रिंटिंग है उससे ये पता चलता है कि किसी के पैटर्निटी मतलब उसके पेरेंट्स कौन है, इस तरह से ये सब बातें पता चलती हैं। तो इसके अंदर DNA की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज होती है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो DNA के अंदर रिपीटेड क्या होते हैं, रिपीटेड DNA सेगमेंट्स होते हैं बच्चे, सेगमेंट्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस चेक करी जाती है वहां पर। क्या चेक करी जाती है, उनकी सीक्वेंस। यदि वो सीक्वेंस मैच कर रही है आपस में, इसका मतलब वहां से पैटर्निटी क्या होती है, कंफर्म होती है, ठीक है। ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि हमारा DNA हमारे दादा परदादा से, माता पिता से मिलता है, तो ये वो वाली बात है। तो क्या रीजन है इसके अंदर, रिपीटेड DNA सेगमेंट सीक्वेंस है जिसके कारण हमें पता चलता है कि पैटर्निटी का, ठीक है। वट स्ट्रक्चरल चेंज विल अक्कर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच। मतलब ये भाई प्रोटीन की मान लो ये शेप है, ऐसी ऐसी शेप है, और उसकी हम पीएच चेंज कर दें तो उसकी शेप में गड़बड़ आ जाएगी, तो इसको बोला जाएगा डीनेचरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी वहां पर, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी। बस आपको सीधा आंसर देना है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विल अक्कर देयर। तो चलिए बच्चे 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिस। देखिए बिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन याद हो तो आपको उसको लिखा जाता है EN से। बिस मतलब वो 2 बार आया हुआ है। डाई हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो को जानते हो आप लोग, हाइड्रोक्साइड, तो OH होता है हाइड्रोक्साइड। डाई मैंने ये भी 2 बार आया हुआ है, ये लो भाई। क्रोमियम मतलब इनके साथ कौन सी मेटल है बच्चे, क्रोमियम मेटल है। ये जो लास्ट में लिखा होता है ना मेटल के बाद, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा बच्चे, क्या आएगा, ब्रैकेट से बाहर। अब देखो क्रोमियम के ऊपर आना चाहिए 3 ऑक्सीडेशन नंबर। अब EN पे तो 0 चार्ज होता है, ये समझ लीजिए आप। OH पे होता है -1, अब 2 OH है तो -2 आ गया, तो इसके ऊपर +2 आ गया, तो सर +3 आना चाहिए, तो इसका मतलब बाहर 1 क्लोरीन आएगा बच्चे। कितने क्लोरीन आएंगे बच्चे बाहर, 1। यदि 2 क्लोरीन कर दिए तो क्रोमियम +4 में चला जाएगा, ठीक है ना। अब 1 क्लोरीन यहाँ से -1, अब 2 माइनस यहाँ से आ गया, तो टोटल 3 माइनस हो गया, नहीं हो गया, तो इस पर कितना प्लस आ जाएगा, 3 प्लस। हैंस ये आंसर आ जाएगा इसका क्या, Cr, En ट्वाइस, OH ट्वाइस, और बाहर आ जाएगा Cl। क्या जाएगा, Cl। क्लियर है। चलिए अगले पे। डज आयनाइजेशन आइसोमर फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। ये जो कंपाउंड है HgCOSCN4, ये क्या इसके लिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर आएगा बच्चे नहीं, यहाँ नहीं करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आप देखोगे यदि यहाँ पर अंदर जाएगा, ये तो खुद एक वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन हमें अंदर बाहर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए, लीगेंड्स चाहिए बाहर। क्या चाहिए बच्चे बाहर, लीगेंड। बस मरकरी तो कोई लीगेंड नहीं है, ये तो मेटल हो गई ना, क्या हो गई है ये, मेटल। तो यहाँ पर कोई भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। चलिए थर्ड पे चलते हैं, 22 के थर्ड पे। इज सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ लेविस एसिड और लेविस बेस। पहले आपको लेविस एसिड और लेविस बेस का मतलब समझना पड़ेगा। लेविस एसिड होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। अब बताओ, जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ा था कि जो लीगेंड्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को। अब इसका मतलब लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो लीगेंड क्या कहलाएंगे, लेविस बेस। बट मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी तो मेटल क्या कहलाएगी, लेविस एसिड। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
चलिए बच्चे 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल कंपोज्ड ऑफ जिंक सल्फेट। मतलब एक इसमें भी जिंक सल्फेट ले लो और दूसरे में भी क्या ले लो, जिंक सल्फेट। सर ये तो कमाल की बात हो गई, हमने तो ये पढ़ा था कभी कि एक में अलग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक में इलेक्ट्रोलाइट अलग होना चाहिए। यहाँ पर भी जिंक ले लो और यहाँ पर भी क्या ले लो, जिंक, और इनको जोड़ दो। क्या इनमें भी करंट फ्लो हो सकता है क्या, यस और नो? तो आंसर आएगा यस, बिल्कुल हो सकता है भाई। लेकिन फर्क क्या कर पड़ेगा, यहाँ पर जो जिंक सल्फेट लोगे आप, इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण ना, कंसंट्रेशन इक्वल होने के लिए माइग्रेशन होगी चार्ज की, या तो इधर से उधर होगी या उधर से इधर होगी। तो यदि चार्ज की माइग्रेशन होगी बच्चे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी। ऐसी सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बोलते हैं भाई। इनको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स बोला जाता है इनको। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं, इसके बी पार्ट पे। कैलकुलेट लैम्डा एम नोट फॉर Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव के लिए हमें ये निकालनी है फ्रॉम द गिवन डाटा। हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का दे रखा है बच्चे यहाँ पर 258.6 यूनिट पे, हम नहीं जा रहे हैं हाल फिलहाल। लैम्डा Mg2 पॉजिटिव का दे रखा है हमें यहाँ पर 106। क्या दे रखा है यहाँ पर, 106। ठीक है, MgCl2 का दे रखा है हमें, Mg2 पॉजिटिव का दे रखा है। तो एक बार यदि मैं आपसे कहूँ कि MgCl2 को ब्रेक कर दो आप, तो क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, अब MgCl2 का कितना दे रखा है बच्चे, 258.5 दे रखा है। Mg2 पॉजिटिव का कितना दे रखा है बच्चे, 106 दे रखा है। प्लस 2 इंटू में Cl नेगेटिव को हमें निकालना है, तो यहाँ पर x कर दूँ मैं, तो 2x इक्वल टू आ गया 258.6 माइनस में 106 के, तो 0.6, 8 में से 6 गया 2, तो 5 एज इट इज़ और 2 एज इट इज़। भाई मेरी तो कैलकुलेशन ही गड़बड़ा गई यहाँ पर, हैं? देखना 152 आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना भाई? मैथ वाले बच्चों, मैथ वाला कोई देख रहे तो भी चेक कर लेना अपना, ठीक है? मतलब कैलकुलेशन ही रह गई। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152.6 डिवाइड बाई 2, तो 2 पे 7 गया 14, 2 पे 6 12, तो 76.3 के आसपास आ जाएगा। x कौन था बताइए, Cl नेगेटिव की थी। यहाँ पर लो लगा है कोहलरोस लो। कौन सा लो लगा है बच्चे, कोहलरोस लो, जो बात करता है किसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। किसकी बात करता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करता है। चलिए 23rd के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, सी पार्ट पे 23rd के। द सेल कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टिविटी सेल इज ये। ठीक है, सेल कांस्टेंट हमें दे रखा है जी स्टार बच्चे, यहाँ पर कितना दे रखा है, 0.146 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन। मतलब आपको यहाँ पर कप्पा निकालनी है। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.01 मोलर दे रखी है। इफ द रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 1000 ओहम। ठीक है, तो बताओ भाई, कप्पा का रिलेशन था हमारे पास, याद हो तो आपको, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू में जी स्टार। ठीक है, निकालना क्या है हमें बच्चे यहाँ पर, इफ द व्हाट इज द कंडक्टिविटी, कप्पा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, कप्पा। अब जी क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, तो 1 बाई रेजिस्टेंस लिख दो, इंटू में जी स्टार कर दो मैं इसको भाई। बोलो 1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो 1000 दे रखा सर, 1 बाई 1000 आ गया। जी स्टार सेल कांस्टेंट बच्चे दे रखा है ना 0.146, तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। चलिए भाई 24th पे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, 24th पे। भाई यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है तो गो टू कमेंट सेक्शन, लेट अस नो, आप हमें बता सकते हैं, ताकि आगे जो आपके लिए गेस्ट पेपर से बाकी के क्वेश्चंस लेकर, वो सैम्पल पेपर सोल्व करने लेकर आएंगे, तो हमारा भी थोड़ा सा ये होना कि हौसला बढ़े भाई, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है तो बताते रहें। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। फिनोल, फिनोल है भाई हमारे पास, ये लो फिनोल ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये ले लिए फिनोल। रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी फॉलो हो रही है। तो भाई यहाँ पर सोचो ये कौन सी रिएक्शन है, फिनोल को सर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करते, तो हमें ध्यान में आ रहा है सर यहाँ पर रीमर टीमन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है बच्चे। ये रीमर टीमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चे
सैलिसल्डिहाइड। तो ये इस तरह से रिएक्शन लिख दिया हमने, तो आंसर आ जाएगा सैलिसल्डिहाइड, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हमने रिएक्शन लिख दी है, स्ट्रक्चर लिख दिया, आईयूपीएसी नाम सैलिसल्डिहाइड है इसका। आईयूपीएसी नाम भी दे लोगे तो फंक्शनल ग्रुप CHO मेन होता है, तो 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को बोला जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा बच्चे? बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। ठीक है, क्लियर है? चलो बी पे चलते हैं, इसके 24th के बी पार्ट पे। ये आपको दे रखा है CH3 CH2 CH, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, देन CH, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 ONA, रिएक्ट्स विद C2H5Br। C2H5Br का मतलब होता है CH3 CH2Br। इसके साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट। तो बोले भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे कर देगा अटैक और इसको देगा हटा। यहाँ से क्या कर देगा? इसको यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा ईथर? मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH CHO, देखो O, अब इसको जोड़ दो इसके साथ CH2 CH3। अब इस CH पे क्या लगा है? CH3, CH पे भी क्या लगा है? CH3। तो इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर आपसे रिलेटेड रिएक्शन जो है ये है विलियमसन सिंथेसिस। भाई कौन सी सिंथेसिस है? विलियमसन सिंथेसिस। तो बच्चे समझो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर सिनेरियो क्या है। आपसे रिएक्शन देखो, नेमिंग पूछी गई है नहीं पूछी गई, रीमर टीमर भी आ चुकी है, विलियमसन भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछी गई है आपसे। आपसे CBSE ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रीमर टीमन रिएक्शन, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, नो 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 नो। आपको बस चीजें ना थोड़ी टटोलनी पड़ेंगी, अपने दिमाग को भी टटोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो टटोल लेते हैं अपने दिमाग को 25वें क्वेश्चन के साथ भी। तो चलिए भाई बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ABCD। तो लिख लेते हैं हम ABCD। ठीक है ना? ऐसी स्टेटमेंट को ना लिखते चलो भाई, ध्यान से समझते चलना है आप लोगों को। कंपाउंड ABC फॉर्म्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर 2DNP। ये जो ABC है ना, तीनों के तीनों ये 2,4-DNP से रिएक्शन कर लेते हैं। किससे? 2,4-DNP से। अब 2,4-DNP से रिएक्शन कौन करते थे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई तो एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है। अब कौन है क्या नहीं है हमें कुछ मालूम नहीं है फिलहाल। कंपाउंड AB रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। जो A और B है ना बच्चे, ये दोनों टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अब टोलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता था बच्चे? वो करते थे एल्डिहाइड। कौन करते थे? एल्डिहाइड। चलें फिर आगे और पढ़ें। वाइल कंपाउंड CD डू नोट, और C और D ये टोलेंस से रिएक्शन नहीं करते। तो ये आप कीटोन हो सकते हैं, दोनों के दोनों क्या भी हो सकते हैं? कीटोन भी हो सकते हैं भाई दोनों, हमें क्या पता। अभी आगे चले। BC गिव येलो प्रेसिपिटेट। जो B और C है ऐसे कर देता हूं मैं, B और C ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं मतलब इन दोनों में COCH3 ग्रुप तो है। इन दोनों में कौन सा ग्रुप है? COCH3, B और C में। ठीक है। अच्छा, येलो प्रेसिपिटेट मैंने, ठीक है, ये तो ठीक है। कंपाउंड D गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। कंपाउंड D कहाँ पर है भाई? ये रहा D। ये मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है Na2CO3 से। ठीक है, और CO2 गैस छोड़ता है। ब्रिक एफर्वेसेंस का मतलब होता है CO2 गैस को छोड़ना वहां पर। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट है भाई, यहाँ पर NaHCO3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर NaOHCO3। ठीक है। अब सोचो, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये तो रिएक्शन नहीं करते थे एल्डिहाइड या कीटोन, इसका मतलब D एल्डिहाइड या कीटोन में से तो कुछ भी नहीं है। D कुछ अलग ही बंदा, ये अलग ही लेवल का बंदा है भाई। ठीक है ना? फाइंड ABCD आपको फाइंड आउट करने। गिवन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड इज 3 व्हाइल 1 हैज 2 कार्बन। मतलब इन 4 बंदों में से 3 बंदों के पास तो 3 कार्बन है और कोई एक बंदा ऐसा है जिसके पास कितने कार्बन है? सिर्फ 2 कार्बन है। भाई ये भी पंगा पड़ गया भाई। इन 4 बंदों में से 3 बंदे तो ऐसे हैं जिन पे 3 कार्बन है, 3 है सब पे, और एक बंदा ऐसा है जिसपे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये सोचने का दिमाग है भाई, अब सोचना पड़ेगा। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है ना? आप समझते रहना। अच्छा, A और B एल्डिहाइड है या नहीं, ये श्योर है या नहीं है? आ जाओ। A और B दोनों के दोनों क्या है? एल्डिहाइड। ठीक, अब बताओ C कीटोन है या नहीं है? देखो C कीटोन क्यों है? क्योंकि C ना
कौन सा टेस्ट नहीं देता था, टोलन टेस्ट नहीं देता था। तो टोलन टेस्ट नहीं देता था सर, ये कीटोन क्यों है? क्योंकि सी आइडोफॉर्म टेस्ट भी तो दे रहा है ना। देखो बी और सी के बीच में मैंने लिख रखा है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसका मतलब सी है ना तो टोलन टेस्ट देता और सी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें COCH3 तो है क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब टोलन टेस्ट नहीं दे रहा तो ये कीटोन है, और कीटोन कम से कम कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो ये तो निकल के आ गया भाई बाहर हमारे पास, सी तो एसीटोन है। सी तो कौन है बच्चे? एसीटोन। ये तो निकल गया भाई बंदा, ठीक है ना। अब आते हैं डी पे। कहाँ आते हैं? डी पे। कहाँ रहे बच्चे? यहाँ पर डी पे, ठीक है भाई। तू साइड में हो जा। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बच्चे। ये जो बी है ना, बी, ये टोलन टेस्ट भी देता है। बी की ओर बात कर लेते हैं। ये कौन सा टेस्ट भी देता है? टोलन टेस्ट भी देता है। ये जो बी है ना, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो इसके अंदर COCH3 प्रेजेंट होना चाहिए। अब बताइए यदि एल्डिहाइड में COCH3 है तो यहाँ पक्का H होगा या नहीं होगा? यस और नो बताइए, पक्का H होगा या नहीं होगा? यस और नो में भाई कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन पे बहुत जोर लगा हुआ है मेरा भाई यहाँ पर। तो इसका मतलब बी कौन है भाई? एल्डिहाइड है, CH3CHO। इसका मतलब जो ये बोल रहे थे हमें स्टेटमेंट में कि इनमें से एक बंदा ऐसा है जिसके पास ना 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन, तो वो तो हमें मिल गया। अब इसका मतलब ए और डी में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ए बोलो क्या है? ए की बात करो। ए की, किसकी बात करते हैं? ए की। ए क्या देता है? टोलन टेस्ट, बिल्कुल देता है भाई टोलन टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब ए 3 कार्बन का है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था CH3CH2CHO है ए। कौन है? CH3CH2CHO है ए, ठीक है। अब आते हैं डी की बात करते हैं। डी टोलन टेस्ट नहीं दे रहा तो हमें शक हुआ कि कीटोन है, लेकिन वो तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो भाई, याद करो याद करो याद करो। इसका मतलब डी ना 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? CH3CH2COOH। तो ये कौन आ गया हमारे पास? डी। कौन आ गया है? डी। समझ में आ गया है? नहीं आया है तो थोड़ा पीछे जाएं और वीडियो को दोबारा देखें। चलिए भाई 26 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे। When sucrose is hydrolyzed, the optical rotation value are measured using a polarimeter, ठीक है, and are given below। तो ये सुक्रोज ले लेते हैं भाई। सुक्रोज टेबल को ध्यान से देखिए। टाइम 0 मतलब सुक्रोज को पानी में जब तक नहीं डाला गया था तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन थी +66.50, ठीक। जब इसको पानी में डाल दिया गया है तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो ये हाइड्रोलाइज हो गई है। अब क्या हो गई है? हाइड्रोलाइज। इसकी रोटेशन हो गई है -39.9, जीरो लगा लीजिए। अब बोलो पहले प्लस थी तो ये कौन सी रोटेटरी थी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब माइनस है तो ये क्या हो गई है? लीवो रोटेटरी। मतलब सुक्रोज को पानी में डालने के बाद जो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, डेक्स्ट्रो टू लीवो। अकाउंट फॉर 2 स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यूज। आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बताइए, सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होती है बच्चे तो 2 चीजें बनती है, एक बनती है ग्लूकोज और एक बनती है फ्रक्टोज। ये आपको पता होनी चाहिए। जो ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन होती है बच्चे वो होती है +52.5, और फ्रक्टोज की जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो होती है 92.4। लेकिन जब आप इन तीन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से आंसर निकल कर आएगा -39.9। तो पहले का आंसर निकल गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, ग्लूलोज नहीं है भाई, सॉरी ग्लूलोज नहीं है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, where glucose have optical rotation value of +52.5 and while fructose has an optical rotation value of -92.4 and overall mixture has an optical rotation value of -39.9। hence ये वैल्यू आई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी। बी पे आते हैं। What is the specific name given to the sucrose based on the above observation? कह रहे हैं कि इस रोटेशन के कारण जो डेक्स्ट्रो से लीवो में रोटेट हो जाती है सुक्रोज, तो इसके लिए उसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसके लिए उसको नाम दिया जाता है इन्वर्ट सुगर बच्चे। क्या नाम दिया जाता है? इन्वर्ट सुगर नाम दिया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज अ ग्लूकोज। हाँ भाई ग्लूकोज बनता है हाइड्रोलिसिस पे, कोई शक नहीं है। दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ग्लूकोज NH2OH से रिएक्शन कर लेता है, किसे? NH2OH से।
टू गिव अ कंपाउंड ए, क्या बनाता है कंपाउंड ए, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए, तो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए, कंपाउंड ए बनता है बच्चे ग्लूकोज का एग्जाइम, ग्लूकोग्जाइम, क्या बनता है ग्लूकोग्जाइम। ठीक है, मैं बनाकर दिखा देता हूँ यहाँ पर। उसके लिए आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, COH H COH H COH H COH H, लास्ट में आ जाएगा CH2OH। अब जो CHO है ना, CHO, इसमें से ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब जो NH2H की है ना, H2 को हटा दो, यहाँ पर NOH, तो ये बनेगा बच्चे, यहाँ पर क्या बनेगा ये, मतलब NH2OH की H2 और यहाँ का ऑक्सीजन तो पानी बाहर हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है ग्लूकोग्जाइम। क्या बोला जाता है ग्लूकोग्जाइम। ठीक है, चलिए भाई 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है 27th क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मोलिकुलर फॉर्मूला, प्लस लिखा हुआ है इन्होंने C4H9Br। अब इसका मतलब समझिए क्या है, प्लस का मतलब है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है बच्चे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आप खुद सोचो, 4 कार्बन का तो ये Br ऐसे भी हो सकता कि 4 कार्बन लेते हम Br यहाँ लगा देते, या हम 4 कार्बन लेते Br यहाँ लगा देते, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 कार्बन लेते Br यहाँ लगा देते, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 कार्बन लेते। अच्छा, इतने पॉसिबल थे या नहीं थे हमारे पास। अब बताओ, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं हो सकता, सोचो खुद से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 H2 लगी हुई हैं, तो कायरल कार्बन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस और नो। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। अब प्लस लिखा हुआ ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना बच्चे, आप खुद सोचो, प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जो राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और जो राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम 3 आइसोमर में से ऐसा आइसोमर लेना पड़ेगा ना जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बोले ये वाला है। ये तो देखो, इस पे एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल, एक ब्रोमीन और एक H, तो ये कायरल कार्बन है या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें लेना है बच्चे, वो क्या लेना पड़ेगा, कार्बन H CH3 Br CH2 CH3, ये लेना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म भी लिखना। अब आप खुद सोचो, ये जो रिएक्शन है इससे बन क्या रहा है, CH2 CH3 CH3 HOH बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक। और ये भी प्लस है, और देखो इन्होंने इसके सामने भी प्लस लिख रखा है, मतलब ये भी प्लस है, ये भी क्या है बच्चे, प्लस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 2 चीज़ें होती थी हमारे पास, एक होता है इन्वर्जन जो SN2 में होता है, और एक होता है रिटेंशन जो SN1 में होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब SN1 फॉलो होगा। जब दोनों, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी बन रहा है, तो इसका मतलब रिटेंशन है, और रिटेंशन का मतलब क्या बच्चे, SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमें SN1 मैकेनिज्म से इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो करें, मैं पेज बदल लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लिया है। तो चलिए, SN1 में क्या होता था मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कार्बन है, CH3 है, H है बच्चे, Br है, मैं यहाँ CH3 ले लेता हूँ। अब रेड पेन लेना पड़ेगा क्या, यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चे Br, क्या लेता हूँ यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं CH2 CH3। बताइए क्या होता था, पहले हैलाइड आयन निकलेगा बच्चे, क्यों निकलेगा ये पहले हैलाइड आयन, ये जनरली स्टेप क्या होता है, स्लो। तो क्या बनेगा यहाँ पर कार्बन H CH3 देन CH2 CH3, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, क्योंकि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो कौन आएगा OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव यहाँ क्या करेगा, अटैक, क्या करेगा बच्चे यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक। तो अटैक करने के बाद फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर, रिटेंशन भी होगी यहाँ पर, और इन्वर्जन भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन हमें इन्वर्जन की तो बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा हमें, तो हमें तो रिटेंशन का प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके जैसा सेम बना देंगे CH, बस Br की जगह OH लगा देंगे, और यहाँ आ जाएगा CH3 बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है बच्चे, सोचना पड़ेगा आप थोड़ा सा, क्लियर है कहानी। चलिए बच्चे 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 28th पे, ठीक है। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो 200 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, और एक क्या दे रखा है 500 केल्विन।
तो यहाँ पर K1 मान लेते हैं हम, क्या है 0.02 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर K2 मान लेते हैं, क्या है 0.20 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी। गिवन दैट 2.303 आर की जो वैल्यू है वो है 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए हमें अर्हीनियस इक्वेशन लगानी पड़ेगी बच्चे। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, अर्हीनियस। क्या होती है मैं बता दूं आपको, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 आर ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये होती है अर्हीनियस इक्वेशन। तो चलो फिर log K2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0.20 है। K1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0.02 है यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। 2.303 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, 19.15 रख देते हैं। T2 है बच्चे 500, T1 है बच्चे 200, T1 T2 हो जाएगा 500 इंटू में 200 तो 5 दूनी 10, तो 4 0 और आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक की। अब देखिए इसके डेसिमल से यदि मैं इसके डेसिमल को काट दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, log 2 डिवाइड बाई 10, 2 इंटू में ऊपर चला जाएगा 100, 2 से 2, 0 से 0, तो log 10 की वैल्यू होती है बच्चे 1। तो EA बाय 19.15, यहाँ पर बच गया 500 में से 200 गया तो 300 डिवाइड बाई 2, तो 4 1 5, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं। ठीक, 19.15 के भी डेसिमल खोलेंगे तो 2 0 से इसकी डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगी बच्चे 1915 उधर चला जाएगा। ठीक है, और उसके साथ 10 चला जाएगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सोल्व कर लेना आप लोग, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती हैं भाई, आप इस पे ना जाएं प्लीज़, आप इस पे ना जाएं। ठीक है, चलिए बच्चे 29th क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल कम्प्लेक्स इज सो डिफरेंट कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अलग अलग के कलर दिखाते हैं क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होती है। डी से डी में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, क्योंकि हमें पता है ना स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। 3 डिब्बे नीचे रहते हैं, 2 डिब्बे ऊपर रहते हैं, तो ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एनर्जी लेता है, छोड़ता है तो एनर्जी आता है, नीचे तो एनर्जी छोड़ता है, तो कलर एमिट करता है। नीचे वाले को बोला जाता है T2G, ऊपर वाले को बोला जाता है EG। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही क्या पैदा करता है, वहाँ पर कलर पैदा करता है। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर ऑब्जर्व्ड। मान लो यदि ऊपर कोई येलो कलर की लाइट लेकर जाता है वो, तो नीचे आते टाइम ना येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोड़ेगा। वो कौन सा कलर छोड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हील होता है, उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। यहाँ पर 29th क्वेश्चन का दूसरा पेज अब हमें चाहिए। यहीं पर भैया यहाँ पर ले आया हूँ मैं दूसरा पेज आप लोगों के लिए। आप कहते हैं देखो अभी यहाँ पर कलर ऑब्जर्व होता है वो तो चलो मान गए। द वेव नंबर ऑफ द लाइट ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट कम्प्लेक्सेस ऑफ द क्रोमियम आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर वेव नंबर दे रखा है भाई अलग अलग लाइट का। मान लो देखो क्रोमियम है, उसके साथ 6 लिगेंड है, तो उसका वेव नंबर इतना आ रहा है, एनर्जी वो इतनी अब्जॉर्ब कर रहा है। बी के साथ वो इतनी वेव नंबर एनर्जी इतनी अब्जॉर्ब कर रहा है। सी के साथ इतनी एनर्जी इतना वेव नंबर। ये मतलब टेबल दे रखी है, ये टेबल है वेव नंबर की, वेव नंबर। और ये टेबल किसकी है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड की, कि उसको इतनी एनर्जी लेकर वो गया है ऊपर। ठीक है कहानी, ठीक है बच्चे संभाल लिया आपने अब सिस्टम। अब देखो अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इन चारों को एक बार ध्यान से देखो भाई। ठीक है, ये है एनर्जी बच्चे, यहाँ पर क्या है एनर्जी। अब सिस्टम हैंग कर देंगे भाई इन चीज़ों का। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या है। देखिए इनके बीच में ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो रहे हैं, यहाँ पर स्प्लिट हो रहे हैं। यहाँ जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप, इसका मतलब लिगेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और जितना ये कम होगा एनर्जी गैप, जैसे मैंने यहाँ बनाया है बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जी गैप है, तो उतना ही वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पर लिगेंड होगा वीक फील्ड। क्या होगा वहाँ पर, लिगेंड वीक फील्ड। तो चलें क्वेश्चन को सोल्व करने। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ ए बी सी एंड डी विच लिगेंड कोज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग मतलब सबसे ज़्यादा गैप किस में आएगा, तो किस में आएगा बच्चे, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है, डी के अंदर। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। क्या आंसर आ जाएगा, डी। क्लियर है। विच ऑफ टू ए एंड डी विल बी अ वीक फील्ड लिगेंड। ए और डी में से वीक फील्ड कौन होगा, ए में कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है 163, डी में 314, तो वीक फील्ड लिगेंड कौन होगा यहाँ पर, ए।
वाई, क्योंकि इस एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इज मिनिमम, हैंस जो एनर्जी गैप होगा T2g और EG ऑर्बिटल में, किसमें T2g और में EG में, वो कम हो जाएगा, तो इसलिए वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगले पे चलते हैं। इसी के भाई ये थोड़ा सा मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विल बी वायलेट इन कलर। CrA6 दे रखा है आपको, इसकी जो वेव नंबर है वो है 13640, 13640। CrB6 दे रखा है आपको, CrB6 इसका जो वेव नंबर है वो है 17830, 17830। कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वायलेट कलर का होगा, कौन सा वायलेट कलर का होगा। सर ये हमें क्या पता ये कौन सा वायलेट कलर का होता है, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या पूछ लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड वाई गिवन, ये कह रहे हैं कि यदि 560 से 570 नैनोमीटर की यदि वेवलेंथ आ जाती है तो वो वायलेट रंग होता है, ये वायलेट कलर होता है। इसका मतलब इन्होंने वायलेट कलर की वेवलेंथ आपको दे दी बच्चे, तो यदि वेवलेंथ इतनी आ गई तो वायलेट कलर होगा। अब बताओ, इसका वेव नंबर दे रखा है आपको, इसका भी वेव नंबर दे रखा है, कहाँ से पता चला, ये देखो देखो दे रखा वेव नंबर, वेव नंबर। अब मैं आपको बता दूं, जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ के इक्वल, तो मतलब आप लैम्डा निकाल सकते हो 1 वेव नंबर से। किससे निकाल सकते हो बच्चे, 1 वेव नंबर से आप क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। तो चलें, CrA6 की वेव लेंथ निकालें तो 1/13640 हो गई। CrB6 की वेव लेंथ निकालें तो 1/17830 होगी, लेकिन ये तो नैनोमीटर में है सर। किसमें, नैनोमीटर में। नैनोमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे आपको, मीटर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻9 मीटर के। अब बताओ, यहाँ पर यूनिट थी सेंटीमीटर इनवर्स, तो यदि यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स कर दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गई या यूनिट नहीं आ गई, किस में आ गई यूनिट, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/13640, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने से डिवाइड देते हो भाई, यहाँ पर है ऐसी 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 ऐसी, बोलिए 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 बोलिए, 100 से डिवाइड देते हो नहीं देते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड दोगे, 100 से, तो इसको भी कितने से डिवाइड दोगे, 100 से, तो ये मीटर में आ गया। अब किस में आ गया, मीटर में। अब मीटर के, लेकिन हमें तो नैनोमीटर बनाने हैं, क्योंकि वेवलेंथ तो नैनोमीटर में दे रखी है इन्होंने, तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बट्टे, 10⁻9 इंटू में 10⁻9। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो मैंने सोल्व कर रखा है बच्चे पहले से। कंपाउंड ए होगा जो इसकी वेवलेंथ आएगी 733, मतलब इस ए की वेवलेंथ आएगी कितनी, 733। और ये जो बी है बच्चे, इसकी वेवलेंथ आएगी 560, बी की कितनी आएगी, 560। ठीक है, ए की कितनी वेवलेंथ आएगी 733, बी की कितनी आएगी 560। अब बताओ यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 560, इसका मतलब बी की आ रही है, तो बी यहाँ पर वायलेट कलर का होगा। बी यहाँ पर किस कलर का होगा बच्चे, वायलेट कलर का। किस कलर का होगा, वायलेट कलर का। ठीक है, समझ गए हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ का रिलेशन भी याद रखना आपको वेव नंबर के साथ। चलिए फिर आगे चलते हैं। इफ द ligand attached to Cr3+ ion in the complexes given in the table are water, एक पानी है इसमें ligand, एक साइनाइड आयन है, एक क्लोराइड आयन है, और एक कौन है बच्चे, अमोनिया है। नोट इन दिस ऑर्डर, मतलब ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं है इनका। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द लीगेंड। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, लीगेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, क्रोमियम A6 दे रखा है, क्रोमियम A6 3 नेगेटिव। तो इसका ना आपको IUPAC नाम और फॉर्मूला बताना है। भाई बहुत तगड़े क्वेश्चन दे रखे हैं अब की बार इन्होंने, देखते हैं अभी। अब ए क्या था बच्चे, ए की जो एनर्जी थी वो 163 थी, तो सबसे वीक था नहीं, तो इनमें सबसे वीक कौन होता है। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए जहां पर लीगेंड की स्ट्रेंथ दे रखी है। तो सबसे जो वीक होता है यहाँ पर मैं बता दूं, वो होता है क्लोराइड आयन। कौन होता है, क्लोराइड आयन। तो एक ही जगह क्लोरीन आ जाएगा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो Cl6 3 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा नाम इसका हेक्साक्लोरीडो क्रोमेट 3 आयन आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, हाँ जी, यस और नो, बिल्कुल सही है सर। नेगेटिव है तो क्रोमेट आ जाएगा। ठीक है, सी पे आते हैं। सी कौन से नंबर पे था, यहाँ पर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग से पीछे वाला, सबसे स्ट्रॉन्ग से पीछे वाला। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है भाई इनमें साइनाइड। कौन होता है, साइनाइड।
तो यदि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ये तो सबसे पीछे आ गया, ये सबसे आगे आ गया। तो अमोनिया और पानी में से ना अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब ये अमोनिया है। कौन है अमोनिया? तो Cr। कौन है ये बच्चे? अमोनिया। तो Cr NH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा बी में, देखिए यहाँ पर किस में, सी में, सॉरी सी में, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 हेक्साइज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 पॉजिटिव दे रखा है। आपकी बात, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमीनो क्रोमियम 3 आयन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए चलते भाई 30th क्वेश्चन पे, 30वें क्वेश्चन पे। भाई सबसे लंबा क्वेश्चन है और शायद आपको टफ पता नहीं लगे नहीं लगे। चलिए चलते। वी कॉमनली यूज वोल्टेक सेल एज कॉन्वीनियंट। हम भाई कॉमनली आपको वोल्टेक सेल ज़्यादा यूज करते हैं पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इससे आसानी से एनर्जी मिल जाती है और इसको इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। फ्लैश लाइट्स एंड रेडियोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइसेज दैट आर ऑफन पावर्ड बाय जिंक कार्बन ड्राई सेल एंड लेक्लेंचे सेल। ठीक, मतलब जो आपने रेडियो के सेल देखे होंगे, घंटे होते हैं ना, अपने दीवार घड़ी होती है उसमें सेल देखे होंगे, उसमें कार्बन की रोड होती है, बीच में ऐसे गोल गोल होते हैं सेल, वो उनको लेक्लेंचे सेल बोला जाता है। ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं जो वो सूखे होंगे, देखा होगा आपने, उनमें ब्लैक कलर का पाउडर सा निकलता है। पढ़ लेते हैं एक बार पूरी स्टेटमेंट। दिस वोल्टेक सेल हैज ए जिंक कैन एक्ट एज एनोड। इसमें जिंक होता है, यहाँ पर एक ऊपर मेटल होती है जिंक, वो किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। जिंक किसका काम करती है? एनोड का। एंड ए ग्रेफाइट रोड, और इसके बीच में किसकी रोड होती है बच्चे? ग्रेफाइट की रोड होती है, जो सराउंडेड बाय ए पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसके चारों तरफ देखो, समझो समझो, इस चीज को समझा रहा हूं मैं। ठीक, ये सेल है हमारे पास, ये कोई किसकी मेटल हो गई? जिंक की मेटल। ये बीच में रोड किसकी हो गई है? ग्रेफाइट की रोड। और पेस्ट किसका हो गया बच्चे हमारे पास? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अमोनियम एंड जिंक क्लोराइड, कार्बन ब्लैक इज द कैथोड। ठीक, तो ये जो कार्बन ब्लैक है ये किसका काम करता है? कैथोड का। और जिंक किसका काम करता है? एनोड का। पेस्ट किसका है? MnO2। एंड अमोनियम क्लोराइड भी होता है इसके साथ, NH4Cl भी, और जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, ZnCl2 भी। भाई इनका इसमें पेस्ट भरा होता है। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ दिस ड्राई सेल इज इनिशियली अबाउट 1.5 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी है? 1.5 वोल्टेज होती है। बट इट डिक्रीजेज एज करंट इज ड्रॉन ऑफ। ये वोल्टेज धीरे धीरे घटती रहती है जैसे जैसे सेल यूज में करते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे सेल पुराना होता रहेगा उसकी वोल्टेज घटती रहेगी। द वोल्टेज ऑल्सो डिट्रोइट्स रैपिडली इन कोल्ड वेदर, और ठंड में तो उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, ये कहा इन्होंने। ठीक है, अब एन अल्कलाइन ड्राई सेल इज सिमिलर टू द लेक्लेंचे सेल। ये तो बात होगी, इन्होंने कर दी है लेक्लेंचे सेल की। किसकी बात कर दी अभी तक? लेक्लेंचे सेल की। अब दोबारा की क्या कह रहे हैं कि एन अल्कलाइन ड्राई सेल इज सिमिलर टू लेक्लेंचे सेल। अब दूसरा ड्राई सेल आ गया है जो लेक्लेंचे सेल जैसा ही है, बट इट हैज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्लेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनियम क्लोराइड की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस सेल परफॉर्म्स बेटर अंडर करंट ड्रेन एंड इन कोल्ड वेदर द हाफ रिएक्शन आर। ये जो नया सेल है ना, ये जो एल्कलाइन सेल है, एल्कलाइन से नाम समझ रहे हो? बेस, बेसिक बेसिक। ये जो लेक्लेंचे ड्राई सेल है इसके कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छे से काम करता है, और इसकी रिएक्शन दे रखी है हमें लेक्लेंचे से। जो दूसरा ये एल्कलाइन ड्राई सेल है इसकी हमें रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखी है, देखो ये दे रखी। ठीक है, कि जिंक इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मरकरी ऑक्साइड होता है इसके अंदर। OH नेगेटिव का मतलब ये बेस है बच्चे, KOH ले रखा था ना इन्होंने, बेस है। एनोड पे ये रिएक्शन होती है, कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। चलो भाई इसकी तो बात समझ गई। ए ड्राई सेल इज नॉट ट्रूली ड्राई। ड्राई सेल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही सूखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, बट उसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है, थोड़ा सा उसमें एक्वस पेस्ट होता है, वो थोड़ा पानी होता है, इतना सूखा भी नहीं होता वो। वंस ए ड्राई सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, जब एक ड्राई सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है, द सेल इज नॉट इजिली रिवर्स्ड एंड रिचार्ज एंड इज नॉर्मली डिस्कार्डेड। उस सेल को दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे इन्वर्टर बैटरी को तो घर पे रिचार्ज कर लेते हो, लेकिन उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, उनको फेंकना ही पड़ता है। लेड स्टोरेज सेल इज रिचार्जेबल सेल। जो लेड स्टोरेज सेल है, ये मैं बता दूं आपको, घर पे जो बैटरी होती है ना, इन्वर्टर बैटरी, उसमें यूज होता है ये लेड स्टोरेज बैटरी। द स्पोंगी लेड एक्ट एज एनोड। इसमें लेड होता है जो किसका काम करता है बच्चे? एनोड का काम करता है। लेड की ना, इसमें ना किसकी ग्रिड होती है? लेड की। आपने घर पे देखा होगा ना इस तरह से सेल, 1 2 3 4 5 6,
फिर इनमें ना लेड लगा होता है, इनके अंदर क्या लगा होता है बच्चे, लेड, जो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक है। एंड लेड ऑक्साइड एट कैथोड, इसी के अंदर लेड ऑक्साइड होता है PbO2, जो किसका काम करता है यहाँ पर, कैथोड का काम करता है। तो लेड और लेड ऑक्साइड। एन एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो हम बोलते हैं ना कि बैटरी का पानी खत्म हो गया है, तो उसमें वो कौन सा एसिड यूज करते हैं, H2SO4 एसिड यूज करते हैं। द हाफ रिएक्शंस ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी आर, जो लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना, डिस्चार्ज, तो उसकी रिएक्शन इन्होंने दे रखी है भाई, ठीक है। अब द लेड स्टोरेज सेल कैन बी रिचार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट, लेड स्टोरेज बैटरी को यदि आपको रिचार्ज करना है तो वहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी लगानी, मतलब बाहर से करंट देना पड़ेगा, हम जो घर पे करंट आता है हमारे वही। तो केमिकल डेमोन्स्ट्रेशन वोल फॉर यूनिवर्सिटी वीज क्वेश्चन, ये कुछ हमारे काम का है नहीं, ठीक। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, पैरा पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा। क्या थी शुरू में, ड्राई सेल की बात करे थे, उसका नाम था लेक्लेंचे सेल, फिर उसकी मॉडिफिकेशन हुई तो एल्कलाइन ड्राई सेल आ गया, फिर लेड स्टोरेज बैटरी की उन्होंने बात करी, और ऐसे 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 करते करते क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, राइट द कैथोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेक्लेंचे ड्राई सेल। जो लेक्लेंचे ड्राई सेल है ना, ये वाली नहीं बच्चे, ये वाली नहीं, लेक्लेंचे ड्राई सेल। अब लेक्लेंचे ड्राई सेल में क्या क्या था मैं आपको बता दूं, जिंक था, MnO2 था, अमोनियम क्लोराइड था। क्या क्या था बच्चे, जिंक था, MnO2 था, और क्या था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। कौन था, NH4Cl, ठीक है। तो इसकी हमें क्या लिखनी है, अब रिएक्शन लिखनी है बच्चे, रिएक्शन। तो देखो जो बिल्कुल आसान है भाई, रिएक्शन करना याद हो जाएगी आपको, लिख लीजिए। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जिंक 2 पॉजिटिव बना लेता, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये है रिएक्शन एनोड पे। किस पे, एनोड पे, ठीक है। अब आते हैं कैथोड पे। अब किसका पेस्ट था, MnO2 का ना, तो MnO2 ले लो, बस सिंपल, MnO2। अब अमोनियम क्लोराइड से कौन से आयन मिलेंगे हमें, अमोनियम आयन मिलेंगे बच्चे। क्या मिलेंगे, अमोनियम आयन। देखो बहुत आसान से इसे याद करवा रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन ना इस पैरा के अंदर छुपे हुए हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया कैथोड एनोड पे, MnO2 ले लिया, NH4 पॉजिटिव ले लिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए हैं ना, तो यहाँ पर गेन करवा दो, बस क्या करवा दो यहाँ पर, गेन। Mn का क्या करवा दोगे, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा Mn2O3, मतलब हाइयर ऑक्साइड बना दोगे इसका। NH4 है तो कौन सी गैस रिलीज कर दोगे, अमोनिया बच्चे, क्या रिलीज कर दोगे, अमोनिया, और प्लस में क्या बनेगा, पानी। तो ये रिएक्शन लिखनी है आपको, कौन सी रिएक्शन लिखनी है, ये, क्योंकि कैथोडिक रिएक्शन पूछी बच्चे इन्होंने, क्या लिख रही है, कैथोडिक। तो रट लो भाई इस चीज को, तो अभी रट लीजिए, ठीक है। लेक्लेंचे ड्राई सेल की रिएक्शन ये है, एल्केलाइन ड्राई सेल की रिएक्शन ये है, और लेड स्टोरेज की बैटरी की रिएक्शन ये है। 3 ही बैटरी हैं आपके सिलेबस में बस, ठीक है। अब हो गई है तो पहला क्वेश्चन, तो चलिए अगले पर। व्हाट इज द नेट रिएक्शन व्हेन एल्केलाइन ड्राई सेल इज इन यूज एंड हाउ डज द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ KOH। तो देखो भाई, ये जो सेल दे रखा है, ये हमारे पास ये जो सेल दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये है भाई सेल, ऊपर वाली सेल पे आ जाते, मैंने तो इसे कमलिया मेट कर दिया भाई। एक रिएक्शन लिख लो, जिंक प्लस 2OH नेगेटिव, जो दे रखी है वही उठा कर लिख रहा हूँ मैं, गोज टू जिंक ऑक्साइड प्लस में पानी प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, HgO प्लस में पानी प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, गोज टू Hg प्लस में 2OH नेगेटिव। इन दोनों को जोड़ दो ना, लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, राइट साइड में, ये लो। तो H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H से 2H। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, Zn प्लस HgO गोज टू ZnO प्लस में Hg, ये आ गई है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द नेट रिएक्शन, लिख दिया हमने नेट रिएक्शन, एल्केलाइन ड्राई सेल इन यूज की। भाई ये जो सेल दे रखा है ना उन्होंने, ये ऊपर वाला सेल, ये वाला, इसको ना बटन सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल भी बोलते हैं, बटन सेल, जो घड़ियों में यूज होता है, जो छोटी छोटी घड़ियां होती हैं, हम कलाई पे पहनते हैं, ये रिस्ट वॉचेज होती हैं, इनमें यूज होता है। अब क्या करें आगे, इसमें पूछते हैं, हाउ डज द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ KOH। जनरली इतना KOH की कंसंट्रेशन पे ये सेल पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। ये कांस्टेंट करंट देता है कि लगभग 1.35 वोल्ट का, ठीक है, लगातार। ये वाला सेल है जो ड्राई सेल, ठीक है। चलो फिर तीसरे पार्ट पे चलते हैं हमारे पास। हाउ मेनी कूलम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड in order to consume 1 mole of sulfuric acid during the discharge of lead storage battery। तो ऊपर आ जाओ भाई, lead storage battery पे, ये रहा,
ये रहा। अब बोलो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गोज टू PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है। अब बोलो SO4 2 नेगेटिव कहाँ से आया होगा, H2SO4 से आया होगा या नहीं आया होगा। ये SO4 2 नेगेटिव कहाँ से आया होगा, H2SO4 से। अब H2SO4 का एक मोल आपको एक SO4 2 नेगेटिव देगा नहीं देगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन बच्चे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम। तो 0 0 2 5 10 2 6 12 13 2 में 18 19 1,93,000 कूलम चार्ज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सीधा ही पता चल गया ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे। चलिए ठीक है, तो चलिए इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं। हाउ मच वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग लेड स्टोरेज सेल इफ द सेल डिलीवर्स 2.0 वोल्ट। मतलब सेल है ना, यदि 2.0 वोल्ट का हमें करंट देता है, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस देता है, तो कितना काम होगा। काम होने के लिए गिब्स पर एनर्जी निकालनी होती है, वो होती है -NF E0 सेल। ठीक है, ये निकालना होता है भाई। -N कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा था, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फैराडे कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है ना, ये वर्क डन होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है, ये वर्क डन ही सेल, मेरा सेल तो नहीं भाई, पेन का सेल खत्म हो गया। 96,500 इंटू E0 सेल कितना दे रही है, 2 वोल्ट, तो इंटू में 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 2 तो यहाँ पर एन फैक्टर था, अभी ऊपर देखा F फैराडे है, E0 सेल 2 वोल्ट, क्योंकि इन्होंने दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन कर लेंगे। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास अब रह गए हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं 31st क्वेश्चन पे हमारे। अटैम्प्ट एनी 5, आपको इनमें से कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन हमें तो भाई पूरे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्या करें। विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेट्यूड। ये बोहर मैग्नेटोन निकालने का फॉर्मूला था n इंटू में n+2 का रूट। तो बताइए कितनी वैल्यू यहाँ रखने से 1.73 आता है, तो आएगा 1 आंसर। तो 2 और 1 3, 3 का रूट होता है हमारे पास 1.73। ठीक, अब इसका मतलब जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वही इनमें से आंसर आएगा। स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम तो होता है 3d14s2, तो तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम 3 प्लस, टाइटेनियम होता है 3d24s2, 22 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d1 बच जाएगा। तो इसका मतलब एक तो उस टाइटेनियम आ जाएगा आंसर यहाँ पर, क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम 2 प्लस तो हो नहीं सकता। अब कॉपर, कॉपर आते हैं। कॉपर होता है बच्चे 3d10 4s1, और 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 3d में 9 बच गए इलेक्ट्रॉन। 3d में 9 बचेंगे बच्चे, तो बनाइए 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोले एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया नहीं बच गया, तो एक बच गया, तो उसके लिए बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू 1.73 आएगी, तो आंसर ये आ जाएगा। जिंक के लिए होता ही नहीं है। ठीक, आगे चलिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन, भाई ये लोहा है, लोहा, इसको कोरोजन से बचाना है, जंग लगने से बचाना है। वन विल यू प्रेफर एज सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर आप किसकी कोटिंग करोगे, आप खुद से सोचो। यदि मान लीजिए 2 बंदे हैं, इसको जंग लगने का खतरा है, तो इसके साथ वो बंदा होना चाहिए ना जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो। क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव। यदि इससे कम रिएक्टिव इसके साथ चलेगा तो जंग इसको लग जाएगा। खुद सोचो ना, मान लीजिए मैं और आप लोग मंडी में जा रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप मेरे साथ चले गए हो, आप मेरे से जल्दी लड़ाई कर लेते हो, किसी और के साथ आप लड़ाई करने में ज़्यादा फास्ट हो मेरे कंपैरेटिवली, तो आप मेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हुए। तो यदि कोई मेरे से लड़ने आएगा तो उससे आप लड़ने लग जाओगे, नहीं लड़ने लग जाओगे, क्यों, क्योंकि आप लोग ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो इसका मतलब आप मुझे बचा लोगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चे वो बचा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन Fe जिंक, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन आयरन के कंपैरेटिवली जल्दी होगा बच्चे, वो प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा। तो बोलो आयरन के कंपैरेटिव, आयरन का तो नेगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो Fe नेगेटिव। यहाँ पर इससे ज्यादा नेगेटिव किसका है, जिंक का। जिंक का ज्यादा नेगेटिव है किससे, आयरन से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। ठीक है, जो ये दे रखा है हमें ई सेल की वैल्यू, तो इसका मतलब जिंक यहाँ पर प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर, क्रोमियम होता है भाई 3d5 4s1, मैग्नीज होता है 3d5 4s2। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये क्रोमियम है, ये कौन है, मैग्नीज। ठीक, जो क्रोमियम है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1592 है, जो ज्यादा है किससे, मैग्नीज से, 1509 से। क्यों,
अब देखो ये क्रोमियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ आसानी से निकल जाएगा 4s1 से, लेकिन अब इसके पास क्या बच गया 3d5 जो हाफ फील्ड है। क्या है बच्चे? हाफ फील्ड, और क्या है? स्टेबल है। तो इसका दूसरा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज़्यादा है। मैग्नीज की लो क्यों है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4s1 हो जाएगा, फिर एक और लॉस कर देगा, उसको क्या दिक्कत है ना, 3d5 आने में तो आसानी रहेगी ना उसको, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ऐसा है। चलो, गिव टू सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम एंड जिंक। स्कैंडियम और जिंक की दो सिमिलर प्रॉपर्टी बतानी है। पहली तो बात ये सुन लीजिए आप लोग, दोनों ही कलरलेस होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? कलरलेस, पहली बात। दूसरा, जिंक के जो कंपाउंड होते हैं वो भी डायमैग्नेटिक होते हैं, और स्कैंडियम ना +3 के कंपाउंड बनाता है। देखो ऊपर भी लिखा हुआ इन्होंने +3। तो जब यदि स्कैंडियम +3 बनाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पेयर्ड। इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो ये भी डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनाता है। तो क्या आ गई दोनों की खास बात? दोनों क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इनके कंपाउंड, ये नहीं कलर, कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पर। और दोनों कैसे हैं? डायमैग्नेटिक हैं नेचर में, मतलब इनके कंपाउंड कैसे हैं? डायमैग्नेटिक हैं नेचर में, ठीक है। आगे, व्हाट इज एक्टिनोइड कंट्रैक्शन? देखो एक्टिनोइड में जब हम लेफ्ट से कहाँ जाते हैं बच्चे? राइट की तरफ। किन में? एक्टिनोइड में, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब थोरियम से हम जाते हैं लेवरेंसियम तक, थोरियम से लेवरेंसियम तक जाते हैं। तो उनका जो एटॉमिक साइज है धीरे धीरे क्या करता रहता है? डिक्रीज करता रहता है। इनका एटॉमिक साइज क्या रहता है? डिक्रीज। ये कहलाता है लेंथेनोइड, सॉरी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है ये? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? व्हाट इज द कोज ऑफ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन? कोज क्या है? क्योंकि जब एक्टिनोइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आए तो इलेक्ट्रॉन आते हैं 5f ऑर्बिटल में बच्चे। किस ऑर्बिटल में आते हैं? 5f ऑर्बिटल में। 5f ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और साइज है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर है कहानी यहाँ पर? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट? क्रोमेट होता है बच्चे K2CrO4, क्रोमेट है। डाइक्रोमेट होता है बच्चे K2Cr2O7, डाइक्रोमेट। तो इनमें ना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, तो +6 है यहाँ पर। 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी कितना है? +6। कितना है? +6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा, ठीक है। आगे अगले पे चलते हैं। राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ रिएक्शन Ki विद एसिडिफाइड KMnO4। देखो KMnO4 के साथ किसकी रिएक्शन करवानी है बच्चे? Ki की रिएक्शन करवानी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर आयनिक लिखनी है, तो KMnO4 को लिख दोगे MnO4 नेगेटिव, काट दोगे। I को लिख दोगे I नेगेटिव। तो ये Ki को ना आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है बच्चे। किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे आप? H+। क्या डाल देंगे आप यहाँ पर? एसिडिक मीडियम है तो बच्चे H+ डाल देंगे, और Mn खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा Mn2+ आयन में। किसमें? Mn2+ आयन के अंदर। और आप इस तरह से इसको ना बैलेंस कर लेना भाई, यहाँ पर मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ। तो I नेगेटिव का क्या बना देगा? वो I2 बना देगा। बैलेंसिंग सीखने के लिए आप जो 10 क्लासेस पे हाउ टू बैलेंस रिडोक्स रिएक्शन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, वो वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया 32वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं भाई 32वें क्वेश्चन को भी। 2 ही क्वेश्चन रहेगा अभी, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मैं भी लगा हुआ भैया आपके साथ, इतनी सर्दी में बैठा हुआ हूँ, ठीक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर? देखिए ग्लूकोज होती है चीनी, जिस तरह से होती है उसी तरह से लगा दीजिए। उसको वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो प्रोसेस होता है बच्चे एंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। तो आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, तो इसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। ग्लूकोज की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हैंस एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज होने से बढ़ते हैं। लीच एटलियर ने हमें 11वीं क्लास में बताया था, ठीक है। चलिए बी पे आते हैं, इसके बी पार्ट पे ये हो गया, तो बी पे आते हैं, ठीक है। इब्राहिम कलेक्टेड 10 ml ईच ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशियन वाटर। इब्राहिम ने 10 ml पानी ले लिया है। एक पानी है कौन सा? बिल्कुल फ्रेश है, और एक पानी है कौन सा? जो बच्चे ओशियन पानी है। ओशियन पानी में मैं बता दूं सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट वन सैंपल लेबल्ड P फ्रोज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जिसको P लेबल किया गया था उसने देखा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? फ्रीज, ठीक। एंड Q, जो Q है वो फ्रीज हो जाता है -1.3 डिग्री सेल्सियस पे। अब बोलो दोनों पानी है,
लेकिन क्यू का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, ठीक है। इब्राहिम फॉरगोट विच ऑफ टू पी एंड क्यू आर ओशियन वाटर। इब्राहिम फिर भूल जाता है कि पी कौन सा है और क्यू कौन सा है, ये इब्राहिम भूल गया है। इब्राहिम की जरा मदद करिए बेटा, इनमें से कौन सा है ओशियन पानी है कौन सा। तो आप क्या करें, बोलेंगे कि हम दोबारा से उस पानी को क्या करेंगे, दोनों को फ्रीज करेंगे। जो लो टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, लो टेम्परेचर पे, वो होगा ओशियन वाटर, और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला फ्रेश वाटर। कौन सा हो जाएगा, फ्रेश वाटर। यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए भाई, इब्राहिम की बात हो गई है, सोल्यूशन, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेट वेंटो फैक्टर। आपको आई कैलकुलेट करना है बच्चे फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ K3। क्या दे रखा है, K3 FeCN6। यहाँ पर इसको तोड़िए एक बार, पहले यहीं तोड़ दो। 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6, यहाँ पर आ जाएगा 3 नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होता है बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको दे रखी है बच्चे 0.852, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है TB। इसके लिए ना आपको डेल्टा TB निकालना पड़ेगा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा TB। इफ द कंसंट्रेशन इज 1 मोलल, जो मोलैलिटी है वो आपको 1 दे दी है भाई यहाँ पर, ठीक। KB भी आपको दे दिया यहाँ पर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, सब कुछ दे दिया। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू में KB इंटू में M। पहले आपको I निकालना पड़ेगा बच्चे, क्या निकालना पड़ेगा, I। अब अल्फा दे रखी है और I निकालना है, और ये ब्रेक हो रहा है, तो डिसोसिएशन का केस है बच्चे। किसका केस है, डिसोसिएशन का केस है। तो यहाँ पर ये ब्रेक होने पर कितने आयंस दे रहा है, देखो 3 तो ये आयन और 1 ये, टोटल आयन कितने दे रहा है, 4 आयंस दे रहा है आपको। कितने आयंस दे रहा है बच्चे, 4 आयन। तो बताइए एक अल्फा का रिलेशन होता था, आपको ध्यान है या पता नहीं, मुझे ध्यान है या नहीं है, ठीक। क्या निकालने का हमारे पास आई निकालने का एक रिलेशन होता था, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आई इक्वल टू 1 माइनस एन माइनस 1 वाला। आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में अल्फा, ये होता है, ठीक। इस फॉर्मूले को याद करो जल्दी से। एन क्या है, ये जो नंबर ऑफ आयंस है ये है एन, 3 और 1 4, 4 कितने हैं, 4। इस फॉर्मूले को रटिए भाई जल्दी से, हरियप हरियप, रटिए 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 इस फॉर्मूले को, जल्दी करिए जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। एक क्वेश्चन और रहता है हमारे पास, रट लिया है, ठीक है। चलो फिर 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 माइनस 1 इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.852, 0.852। तो प्लस 4 में से 1 गया, 3 इंटू में 0.852, तो 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 3 8 24 और 1 25, तो 2.556, तो 3.556 आ गई आई की वैल्यू। कितनी आ गई, 3.556। तो बोलो आई की वैल्यू पुट कर दो, 3.556। KB की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ जी भाई 0.52 दे रखी है, मोलैलिटी तो 1 दे रखी है भाई। अब तो इसको सोल्व कर लेना बच्चे, आ जाएगा डेल्टा TB। अब पानी कितने पे बॉयल होता है, 100 पे, कितने पे बॉयल होता है, 100 पे। अब उसमें डेल्टा TB ऐड कर देना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उसका, क्या आ जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कहानी यहाँ तक की, हाँ जी सर बिल्कुल क्लीन। भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो भाई नीचे जाएं और हमें बताएं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स ला इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड एनिलीन आर मिक्सड विद ईच अदर। फिनोल होती है बच्चे, बेंजीन पे लगा दूं मैं OH। एनिलीन होती है बच्चे, बेंजीन पे लगा दूं मैं NH और H। मैं आपको बता दूं फिनोल और एनिलीन में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्ड हो जाती है, H बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होने से ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स में काउंट किए जाते हैं बच्चे। किस में काउंट किए जाते हैं, नेगेटिव डेविएशन में ये काउंट किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम, देखो जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, अट्रैक्शन इंक्रीज, तो वॉल्यूम घट जाती है, तो जो डेल्टा V आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। इसको ना यहीं याद कर लो, यदि नेगेटिव डेविएशन है बच्चे, यदि क्या है नेगेटिव डेविएशन, तो डेल्टा V भी नेगेटिव आएगा और डेल्टा H भी क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। डेल्टा H भी क्या आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा V भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। कर लेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेविएशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो भाई डेविएशन, रोल्ट ला के ग्राफ बना दो। यहाँ पर इस तरह से होता था,
नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ ग्राफ बनाने होते हैं, आपको कहाँ बनाने होते हैं, नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या लेना होता है, प्रेशर, यहाँ पर क्या लेना होता है, मोल फ्रैक्शन, क्या लेना होता है, मोल फ्रैक्शन। ये आप कर लेना अपने आप से, थ्योरेटिकल पार्ट है ये तो, ठीक है। आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर पानी का वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, प्योर पानी है तो पी नोट ए लेना पड़ेगा भाई। तो क्या है वेपर प्रेशर इसका, 23.80 मिलीमीटर ऑफ Hg है। इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है बच्चे, कैसा वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज सोल्यूट इज डिजोल्ड इन 100 ग्राम वाटर। तो पानी का मास कितना आ गया है, 100 ग्राम आ गया है। और 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, आपको पी ए निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर लगेगा। उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पी नोट ए माइनस में पी ए डिवाइड बाई पी ए। यहाँ पर पी एस भी लिख सकते हो, पी एस सोल्यूशन, ठीक है ना, मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पर होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, क्या होता था, डिवाइड बाय टोटल मोल। तो चलो पी नोट ए कितना है भाई, 23.80 है। यहाँ पर पी एस आपको निकालना है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, पी एस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 1, डिवाइड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 1, कितने हैं 1। तो N1 क्या है, पानी के मोल, किसके मोल, पानी के। पानी मोल कितने लेगा, 18 ग्राम ले रखा है, सॉरी 100 ग्राम। पानी का मोलिकुलर मास होता है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 18, क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 18, ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर भाई मुझे लग रहा है ना इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको भी लग रही है क्या। यहाँ भाई पी नोट ए होता है शायद, हाँ पी नोट ए आएगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, पी नोट ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 23.80, कितना आ जाएगा 23.80। अब सोलवेंट के कंपैरिजन में यदि मैं सोल्यूट को नेगलेक्ट कर दूँ तो 18 ऊपर चला जाएगा बच्चे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कर दूँ तो 1 माइनस पी एस डिवाइड बाई 23.80, तो ये 0.18 हो गया, नहीं हो गया, इक्वल टू 0.18। 1 को इधर ले आऊँ तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया है बच्चे, देखते रहिए आप कितना बच गया यहाँ पर, 1 माइनस करने के बाद, यस 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 यस, एक में से 0.18 घटाओगे तो 0.82 बच गया माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो पी एस क्या आ जाएगा बच्चे, 0.82 इंटू में 23.80 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 23.80। इसको अब सोल्व कर लेना आप लोग, क्या कर लेना, सोल्व, ठीक है। अच्छी बात है भाई, कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे। चलिए भाई, ये था हमारे पास 32nd क्वेश्चन। अब आते हैं 33rd एंड द लास्ट क्वेश्चन। कहाँ पर आ जाते हैं, 33rd एंड लास्ट, इसको बोले थे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। ये है बच्चे एनिलीन हमारे पास, बेंजीन पे होता है NH2, ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन कर रही है, ब्रोमीन वाटर के साथ। अब एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है रेजोनेंस से, तो ये क्या कर लेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा अंदर। तो आपको ना तीनों जगह पे ब्रोमीन लगा देना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। फिर एनिलीन की ही रिएक्शन करनी है, CH3CO, CH3CO, ठीक है, O COCH3 के साथ, इसके साथ, तो एसिटाइलेशन हो जाएगी भाई। ये जो COCH3 ग्रुप है ना, ये ऊपर लगा दो, इसके ऊपर, तो हो जाएगा यहाँ पर NH, देखो इसकी एक H चली जाएगी, या यहाँ आ जाएगी। COCH3 को ऊपर लगा दो तो NHCOCH3 बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, ठीक है ना, NHCOCH3, ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। चलिए भाई, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन वेपर फेज। देखिए मैं आपको बता दूं, जो अमीन की बेसिसिटी होती है बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ वेपर फेज में, मतलब गैसियस स्टेट में उनकी टर्सरी अमीन की ज़्यादा बेसिसिटी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। क्योंकि टर्सरी अमीन में ना, खुद सोचो आप, CH3 ये टर्सरी अमीन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट, ये भी डोनेट, ये भी डोनेट, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर देता है वो क्या होते हैं, बेस। तो टर्सरी अमीन ज़्यादा बेसिक होती है, इनमें से अब टर्सरी छान लो, कुछ पहचान लो कौन सी है भाई, यहाँ पर जल्दी 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 जल्दी। पहले वाली को देखो, C2H5NH2 है। N पे नाइट्रोजन चेक कर लो कि हाइड्रोजन कितनी है। N पे यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्सरी है। तो देखो इस पे ना एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे देखो ये,
तो C2H5 थ्राइस आएगा बच्चे, यहाँ पर इन्होंने गलती से दिख रखा है, यहाँ पर क्या आएगा थ्राइस, यहाँ पर आएगा ट्वाइस, मतलब मैं अलग लिख देता हूँ C2H5 थ्राइस N, ये ज़्यादा बेसिक होगी, C2H5 ट्वाइस NH से, और C2H5 NH2 से। देखो यहाँ पर ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी, और ये कौन सी है प्राइमरी, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, अच्छी बात है। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन हमें दे रखा है बच्चे, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस में क्लोरोफॉर्म, प्लस में दे रखा है KOH। याद करो भाई, याद करो, याद करो, याद करिए, याद करिए, याद करिए भाई, क्या आएगा यहाँ पर, यस 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 यस, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, NH2 की जगह NC लगा देना है बस आपको, CH3 CH2 CH2 NC आंसर आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे, CHCl3 से। क्लोरोफॉर्म यदि आप प्राइमरी अमीन में डालते हो, किसमें, प्राइमरी अमीन में यदि आप क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में डालते हो तो आइसोसाइनाइड बन जाते हैं। प्लस में KCl रिलीज होगा और पानी रिलीज होगा, प्लस में KCl और पानी रिलीज होगा। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आइए, CH3 CONH2, CONH2 को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CONH2 प्लस में Br2KOH, Br2 प्लस में KOH। ये भाई होफमैन ब्रोमाइड ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, कौन सी है, होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके प्रोडक्ट कैसे करते हैं, CO को गायब कर दो यहाँ से, इस CO को क्या कर दोगे यहाँ से, बस गायब, बस गायब, बस गायब, तो आंसर आ गया ये मिथाइल अमीन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर आ जाएगा, मिथाइल अमीन। चलिए फिर अगले पे चलते हैं भाई, और वाला और कर रहा हूँ भाई, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना। चलो इनमें बारी बारी चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन दे रखा है इन्होंने, हम सारा ही कर लेते हैं इसको। क्या दे रखे है, नाइट्रोबेंजीन, इसमें टिन HCl डाल रखा है बच्चे, क्या डाल रखा है, टिन HCl। तो टिन HCl क्या कर देता है बच्चे, रिडक्शन कर देता है, तो इसके रिडक्शन होने के बाद आ जाएगा एनिलीन, एनिलीन, ये तो आ गया A। अब एनिलीन में डाल रखा है NaNO2HCl, NaNO2HCl क्या बना देता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, लेकिन नीचे ना Cu2CN भी दे रखा है, Cu2CN भी दे रखा है, तो इसका मतलब CN2, तो इसका मतलब साइनोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। और फिर दे रखा है बच्चे हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनेगा लास्ट में आकर बच्चे, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। हो गया क्लियर, ये कौन था B, ये कौन था C। अब नीचे की तरफ आओ, अब एनिलीन में, किस में, एनिलीन में क्या डाल रखा है बच्चे, H2SO4, कितने केल्विन पे है, 475 केल्विन पे, किसमें, एनिलीन में। तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसमें सल्फोनेशन हो जाएगी एनिलीन की, क्या हो जाएगी एनिलीन की, सल्फोनेशन। तो NH2 पे पैरा पोजीशन पे SO3H लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, SO3H। लेकिन ये जो H है ना, ये ऊपर भी जा सकती है, लोन पेयर इस पे अटैक नहीं कर सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है कहानी, यहाँ तक की कर लेंगे भैया, ABCD फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसके B पार्ट पे आते हैं। अब अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात आए बच्चे, यहाँ पर जहाँ पर कार्बन चेन सीधी रहेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच्ड कार्बन चेन एंड एज कम्पेयर टू मोर ब्रांच्ड कार्बन चेन। ठीक है ना, तब देखो यहाँ पर प्राइमरी अमीन जो होती है, प्राइमरी अमीन उनमें चेन स्ट्रेट होती है, और जैसे ही अमीन सेकेंडरी हो जाती है बच्चे तो ना थोड़ी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। देखो ऐसे नहीं लग रहा, 2 कार्बन की चेन इधर चली गई, 1 कार्बन की चेन इधर चली गई है। और टर्सरी में तो भाई हाल ही बेहाल है ब्रांचिंग का, तो इसका मतलब ऑर्डर आ जाएगा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी से एंड एज कम्पेयर टू टर्सरी। ठीक है, क्लियर है कहानी, हाँ जी सर। चलिए फिर सी आते हैं, यहाँ पर आते प्रिपेयर प्रोपाइल अमीन। ये क्या है भाई, यहाँ पर प्रोपाइल अमीन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 NH2, ये बनाना है हमें फ्रॉम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपको ध्यान हो तो आपको थैलीमाइड लेना होता है शुरू में, CO यहाँ पर NH, ये लेना होता है थैलीमाइड। फिर इसकी रिएक्शन होती है KOH से, मैं बता दूं आपको, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा, बेंजीन, CO देन N नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर जो अमीन बनानी है ना, ये बनानी है ना हमें प्रोपाइल अमीन, यही ले लो एज इट इज, CH3 CH2 CH2,
बस NH2 की जगह ना हेलोजन ले लो, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। अभी जो नेगेटिव है ना ये इस पर अटैक करेगा और Cl को चलता करेगा यहाँ से। किसको चलता करेगा? Cl को। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रिंग रहेगी एज इट इज बच्चे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन N इसके साथ ये जुड़ गया आकर, CH2 CH2 CH3 आ गया यहाँ तक। अब फाइनली करवाती है हाइड्रोलिसिस। क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में H2 इसको मिल जाएंगे और इनको OH मिल जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? CH3 CH2 CH2 NH2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और इस तरह से गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन की हेल्प से ये बन जाएगा। तो पहले थैलीमाइड लेना होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। What happens when बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कौन है बच्चे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज बीइंग हीटेड विद C2H5OH, C2H5OH के साथ हीट कर। मैं दो रिएक्शन बता देता हूँ यहाँ पर। यदि यहाँ पर आपके पास है H3PO2 कॉपर प्लस के साथ, ठीक है, तो इन दोनों का काम है इसको उड़ा देना, इसको उड़ा देना और बेंजीन बना देना बच्चे। क्या बना देना? बेंजीन। तो इसके फाइनल आंसर में आ जाएगा यहाँ पर बेंजीन। तो इस तरह से हमने भाई जो CBSE का अब की बार का, कहाँ गया भाई वो एक पेज, पता नहीं कहाँ गया, कौन सा सेशन हमारा ये 2023, ठीक है, सेशन है 24 लगा लीजिए। इसका जो CBSE का सैंपल पेपर है केमिस्ट्री का, वो पूरा हमने क्या कर लिया है? सोल्व। आपको ये कैसा लगा वीडियो लेक्चर? कमेंट में जाइए और हमें बताइए भाई आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा या नाइस या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप क्या करना नहीं भूलेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे हम मिलेंगे। मेरे पास जो सैंपल पेपर है इस टाइम पे, गेस्ट पेपर है, वो है टुगेदर विद का। किसका है? टुगेदर विद का। तो हम आगे की वीडियोस लेक्चर में कोशिश करेंगे आपको टुगेदर विद के सारे जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो सारे के सारे आपको वीडियो लेक्चर में सोल्व करवाए जाएं। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ये पेज यूज़ ना करूं मैं, तो या तो बोर्ड का यूज़ करें या कैसे भी, फिर भी कोशिश करें यदि अरेंजमेंट होती है तो, बट नहीं होता तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा हमें बस, ठीक। तो आप बच्चे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अब मेहनत, टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यही टाइम है जो डिसाइड करेगा कि टॉपर कौन होगा, आप या कोई और। बने रहें मेरे साथ। कहाँ पे? जट्टैन क्लासेस पे। थैंक यू।